जय हिंद टू यू ऑल। तो मित्रों, हमने लास्ट लेक्चर में सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कशन किया था। यानी कि सॉइल के बारे में हमने जो बेसिक टर्म्स होते हैं, जो डेफिनेशंस होती हैं, जो कंसेप्ट्स होते हैं, हमने उनको डिस्कस किया। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि इंडिया के कंटेक्स्ट में हमने सॉइल को 8 टाइप्स में क्लासिफाई किया। तो आज हम उन 8 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एक कौन कौन सी किस तरह की सॉइल्स होती हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सीधे मुद्दे पे आते हैं। इधर उधर की बातें नहीं करूंगा मैं। इंटरटेनमेंट नहीं करूंगा यार, मुझे इंटरटेनमेंट करना नहीं आता। मुझे क्लास में ना इंटरटेनमेंट करना नहीं आता। मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात करनी मुझे आती है। तो दैट्स वाई वी विल डायरेक्टली स्ट्रिक्टली सिर्फ इशू की बात करेंगे कि एग्जैक्टली हमें पढ़ना है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी सॉइल आती है उसको हम बोलते हैं एल्यूवियल। एल्यूवियल सॉइल की बात करें तो ये हमारी कंट्री का टोटल 143 मिलियन हेक्टेयर का इलाका है, सॉरी मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका है वो एल्यूवियल सॉइल कवर करती है। यानी कि सबसे ज्यादा हमारी कंट्री में जो है वो एल्यूवियल सॉइल काउंट होती है। अगर हम टोटल रिपोर्टिंग एरिया की बात कर रहे हैं तो उसका 43.4% आपका एल्यूवियल सॉइल को जाता है ना। हमारे देश का टोटल रिपोर्टिंग एरिया कितना है? 93% है। उस 93% में से 43% हमारा एल्यूवियल सॉइल को जाता है। ये सॉइल कहाँ से आती है भाई? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारी हिमालयन रिवर्स है वो क्या करती है, वो ऊपर से सेडिमेंट लेके आती है। सेडिमेंट और उसके साथ में डेब्रिस, बड़े बड़े पत्थर आते हैं, उनको लेके आती है। काफी टर्बुलेंस से नीचे लेके आती है और यही आपका सेडिमेंट और जो डेब्रिस है ये सिल्ट बन जाता है ना, मिट्टी टाइप का बन जाता है। और ये आपका ये रिवर्स यहाँ पर जमा कर देती है। ठीक है, ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स ये प्रोसेस हुआ है। इसी के साथ साथ जो आपके रेडिएटिंग सी होते हैं, यानी कि समुद्र के जो इलाके होते हैं, वो भी जब पीछे की तरफ हटते हैं, उनका पानी पीछे की तरफ जाता है, तो वो भी सिल्ट पीछे की तरफ, आगे की तरफ मतलब छोड़ जाते हैं। तो दोनों कंडीशंस में हमें सेडिमेंट, डेब्रिस और सिल्ट वगैरह मिलता है। अब अगर हम कलर की बात करें, एलुवियल सॉइल्स का जो कलर होता है वो कैसा होता है? तो देखो, लाइट ग्रे से लेके एश ग्रे भी होता है। ठीक है, ये इनका कलर होता है। और इनके टेक्सचर की बात करें तो ये सैंडी भी होती है आपको, ये थोड़ी सिल्टी और लोमी टाइप की भी मिल जाएंगी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स मैंने आप लोगों को बताए थे। और अगर हम मिडिल गैंगेटिक प्लेन की बात कर रहे हैं, अगर हम मिडिल गंगा वैली की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर कैसा स्ट्रक्चर होगा? वहां पर ये आपको थोड़ी लोमी मिलेगी, थोड़ी आ, हाँ, मिडिल गंगेटिक प्लेन में ये आपको थोड़ी लोमी मिलेगी। नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, माई मिस्टेक। मिडिल गैंगेटिक वैली में ये आपको कैसी मिलेगी? यहाँ पर ये आपको एंड एक सेकेंड। हाँ, मिडिल गैंगेटिक वैली में तो लोमी मिलेगी ना, लेकिन लोअर जो गंगा वैली है यहाँ पर ये आपको क्ले मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर ये आपको क्ले टाइप की मिलेगी। और सिमिलरली आपको जो ब्रह्मपुत्र वैली है, असम के जो प्लेन्स है, वहां पर भी ब्रह्मपुत्र का जो सेडिमेंट आया है वो भी आपको लोमी और क्लेई दोनों तरह का मिलेगा। ठीक है, ये जो सॉइल्स होती है ये आपको दोनों जगह मिलेगी। यानी कि ये वेल ड्रेन्ड भी होती है, यानी कि पानी यहाँ से अच्छे से भी निकल जाता है। और ये पुअरली ड्रेन्ड भी होती है, यानी कि पानी यहाँ पर क्यूमुलेट भी हो जाता है। इन जनरल अगर हम अनडिलेटेड एरियाज की बात करें, अनडिलेटेड एरियाज जहाँ पर आपकी मिट्टी जो रहती है फिक्स नहीं रहती है ना, मिट्टी आपकी इधर उधर भागती रहती है पानी की वजह से, विंड की वजह से, या फिर दूसरी किसी चीज की वजह से। तो अनडिलेटिंग एरियाज जहाँ पर मिट्टी आपकी फिक्स नहीं होती है, वहां पर क्या होता है, वहां पर इसकी जो प्रोफाइल होती है उसको इमेच्योर बोलते हैं। सॉइल प्रोफाइल मैंने आपको बताया था, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे सॉइल के होराइजन्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ की सॉइल की जो प्रोफाइल्स होती है फिक्स नहीं होती, इमेच्योर कहा जाता है। ठीक है, और जो आपके लेवल्ड एरियाज रहते हैं, यानी कि जो हमारे इंडो गैंगेटिक प्लेन है, जो हमारे प्लेन्स हैं, उन प्लेन्स में देखा जाए तो उन प्लेन्स में इसकी प्रोफाइल को हम बोलते हैं मैच्योर प्रोफाइल। यानी कि यहाँ पे जो उसका होराइजन है, यहाँ पर जो उसकी प्रोफाइल है वो काफी हद तक फिक्स है, वो चेंज नहीं हो। नेक्स्ट, आपको इन सॉइल्स को हम जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला तो हम इसको खादर में डिवाइड करते हैं, दूसरा हम भागर में करते हैं। आपको पता है भाई, सबसे पहले हमारी रिवर्स यहाँ से स्टार्ट होती है, ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं, उनसे रिवर्स मेल्ट होती है और यहाँ आती है भावर, यानी कि बड़े बड़े पत्थर, है ना। यहाँ पर रिवर्स आपके अंदर चली जाती है भावर के, एक तरीके से हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि ये पत्थर आपके बहुत पोरस होते हैं, ये पानी को सोख लेते हैं।
फिर उसके बाद तराई वाला इलाका आ जाता है, यानी कि मार्शी लैंड्स, आपका दलदल वाला इलाका आ जाता है। यहाँ पर रिवर्स रीइमर्ज होने लगती है। फिर आगे रिवर बढ़ती है और फिर आपके दो एलुवियल प्लेन्स बनाती हैं, एक होता है भांगर, एक होता है खादर। भांगर आपके वो इलाके होते हैं जहाँ पर रिवर किसी जमाने में यह सेडिमेंट जमा करती थी, और अब ये इलाका ऊपर की तरफ हो गया है। और उसके बाद खादर आपका अभी वो इलाका है जहां पर रिवर अभी करंट में सेडिमेंट जमा करती है। ठीक है, तो अगर हम खादर की बात करें, यानी कि ये नई वाली मिट्टी, खादर सॉइल्स आपकी लो लाइंग होती है, यानी कि भांगर के कंपैरिजन में देखा जाए तो लो लाइंग होती है, इनकी हाइट थोड़ी सी कम होती है। अगर यहाँ हमारे भांगर है तो यहाँ पर हमारी जो है वो आपको मिलेगी खादर, यहाँ हमारे भांगर है। ठीक है, यहाँ फ्रीक्वेंटली इंडोनेशन होता है, किस चीज का इंड्यूनेशन होता है, यानी कि ये फ्रीक्वेंटली इंड्यूनेटेड होती है वाटर के द्वारा, यानी कि यहाँ फ्लड आता है। यहाँ पर आप जब बारिश होगी, पानी इस कोर्स से बाहर निकलेगा तो भाई यहाँ फैलेगा कि नहीं फैलेगा, बिल्कुल फैलेगा, सीधी सी बात है। तो खादर में क्या होता है कि रेनी सीजन के दौरान या फिर किसी और सीजन के दौरान जब बारिश ज्यादा होती है तो यहाँ पर आपका फ्लड आता रहता है। तो खादर जो आपकी जगह होती है इसको कहा जाता है कि भाई ये फ्लड प्लेन्स में है ना। फ्लड प्लेन्स मैंने आपको रिवर सिस्टम में बताया था। फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं, नदी बह रही है, आसपास फील्ड्स बनी है, खेत बने हैं, जहां पर पानी कभी भी आ सकता है, फ्लडिंग की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, वो होते हैं हमारे फ्लड प्लेन। ठीक है, तो ऐसे फ्लड प्लेन में फायदा क्या होता है कि भाई यहाँ पर जो सिल्ट आती है वो फ्रेश की कैटेगरी में आती है, यानी कि हर साल जो सिल्ट यहाँ पर जमा होती है वो फ्रेश सिल्ट जमा होती है ना, हर साल। तो इससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। और अगर हम ड्रायर एरियाज की बात कर रहे हैं, यानी कि ऐसे एरियाज जहाँ पर फ्लडिंग की सिचुएशन कम क्रिएट होती है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आपका एक सिचुएशन बन जाती है। क्या सिचुएशन बन जाती है, वहां पर मिट्टी के ऊपर ऐसी लंबी लंबी परत बन जाती है, यानी कि लेयर्स बन जाती है। ठीक है, हम देखो सूखे इलाके हैं तो फिर क्या होगा कि भाई उनका जो पानी है वो जल्दी एवेपोरेट होगा। पानी जल्दी एवेपोरेट होगा तो एक लेयर वो छोड़ जाएंगे। ये जो लेयर होती है ये सेलाइन या फिर एल्कलाइन नेचर की होती है। ठीक है, इन दोनों नेचर की आपकी ये होती है। और इसके द्वारा क्या जनरेट होते हैं, इसके द्वारा जनरेट होते हैं भाई आपके एफलोरसेंसेस। एफलोरसेंसेस क्या होते हैं, यानी कि ये आपकी नमक की परतें होती है, लेयर्स होती है। इनको लोकल लैंग्वेज में रेह भी कहा जाता है, इनको कल्लार भी कहा जाता है, या फिर इनको थुर भी कहा जाता है। ये इनके अलग अलग नाम होते हैं। वहीं अगर हम भांगर की बात कर रहे हैं तो भांगर आपको पता है भाई ये फ्लड लेवल से ऊपर होते हैं, यानी कि किसी जमाने में यहाँ पर नदी पानी बहा करती थी, लेकिन अब नदी यहाँ पर कुछ नहीं करती, क्योंकि नदी आपका कोर्स चेंज कर लिया। नदी आपके दूसरे रास्ते से जाती है, यानी कि खादर वाले इलाके से जाती है। ये भी वेल ड्रेन्ड इलाका होता है, यानी कि यहाँ से भी पानी आपका अच्छे से निकासी होती है। लेकिन यहाँ पर एक फीचर होता है वो पाया जाता है, उनको हम कहते हैं कंक्रीशन। ठीक है, ये जो कंक्रीशंस होते हैं ये कैल्केरियस कंक्रीशंस होते हैं, यानी कि ये आपके, इनको हिंदी में कहा जाता है कंकड़, है ना, कंकर्स होते हैं ये इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं ये। और यहाँ पे जो सॉइल का टेक्सचर होता है भाई वो कैसा होता है भाई, यहाँ पे सॉइल का टेक्सचर आपका लोमी भी हो सकता है। ठीक है, लोमी से क्ले भी हो जाता है। तो यहाँ पर ये इसका टेक्सचर इस तरीके से वेरी करता है। ये भी वेल ड्रेन्ड इलाका रहता है। अब देखो यार, जहां पर आपका भांगर वाला पगगर वाला इलाका होगा वहां पर क्या होगा, वहां पर आपकी जो मिट्टी है वो कुछ इस तरीके की है, यानी कि कंकड़ बने हुए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली पानी को होल्ड करते ही नहीं है, तो आराम से पानी की निकासी यहाँ से हो सकती है। अब अगर हम एरियाज की बात करें तो एरियाज में देखो, यहाँ पर ये जितने भी आपके ये जो ब्लू कलर से दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो आपके स्काई ब्लू कलर से दिखाई दे रहे हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, ये हमारे एलुवियल वाले पॉकेट्स हैं। ठीक है, ये इंटेंसिवली कल्टीवेटेड वाले इलाके आ जाते हैं, यानी कि यहाँ पर खेती बहुत ज्यादा होती है। सीधी सी बात है ना भाई, जब यहाँ पर सेडिमेंट आएगा, जब यहाँ पर फ्रेश सिल्ट आएगी, तो भाई इंडो गैंजेटिक प्लेन वाला इलाका है, तो फिर सीधी सी बात है यहाँ पर आपकी खेती ज्यादा हो सकती है। एलुवियल प्लेन्स है ना, एलुवियल का मतलब फर्टाइल। ठीक है, फर्टाइल मतलब यहाँ खेती ज्यादा होगी। तो ये जो जितने भी हमारे नदन प्लेन्स हैं, इंडो गैंजेटिक प्लेन वाले मैंने आपको बताया था पहले भी, नदन प्लेन्स हो गए। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी रिवर वैलीज हो गई, है ना। ये आपको कोस्टल एरियाज के पास में ये जो डेल्टा वाले रीजन्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर रिवर वैलीज भी हैं। इन सारे इलाकों में आपको जो है वो एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी। पेनिसुलर रीजन में ये जो जितने भी डेल्टा वाले इलाके हैं ये आ जाते हैं,
ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के डेल्टा वाले इलाके आ गए, ठीक है, रिवर वैलीज आ गई। और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी अगर आप देखोगे तो ये नर्मदा रिवर की वैली आ गई, ये पाकी रिवर्स आ गई। यहाँ पर यहाँ की जो वैलीज है, कोस्टल प्लेन्स है, यहाँ पर भी भाई आपको देखने को मिलेगी एलुवियल सॉइल, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पर हमस जो है ना वो कम होती है, हमस कम होती है। हमस के साथ साथ जो नाइट्रोजन कंटेंट होता है वो भी कम होता है। तो इसीलिए इन सॉइल्स में यूज किए जाते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, ताकि नाइट्रोजन की कमी को पूरा किया जा सके, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र ये जो इलाका है, सॉरी गंगा ब्रह्मपुत्र का, सॉरी ये वाला इलाका डेल्टाइक रीजन है, ये जो इलाका है ना, यहाँ पर आपको हमस भी अच्छी मिलेगी और यहाँ पर नाइट्रोजन भी अच्छी मिलेगी, ठीक है। हमस, नाइट्रोजन, लाइम वगैरह यहाँ पर सबका कंटेंट जो है अच्छा खासा मिलता है। जबकि ये जो अपर और मिडिल गैंगेटिक प्लेन है, यहाँ पर आपको मैंने बताया खादर और भांगर दो तरह के फॉर्मेशन होते हैं, और यहाँ पर ये जो कैलकेरियस कंक्रीशंस होते हैं जिनको कंकड़ कहा जाता है, ये ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। अब सबसे कुछ लास्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर और क्या चीजें होती है। यहाँ पर पोटैश जो होता है ना एलुवियल सॉइल्स में, ये आपको अच्छी खासी मात्रा में मिलता है, ठीक है। लेकिन फॉस्फोरस, फॉस्फोरस आपसे कम मिलता है। देखो क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, क्वेश्चंस आपको ऐसे दिए जा सकते हैं, आपको पर्टिकुलर सॉइल का नाम बता दिया जाएगा, आपसे बोल दिया जाएगा कि भाई ये जो सॉइल है ना ये नदर्न प्लेन्स में मिलती है, ठीक है। दूसरी चीज आपसे बोल दी जाएगी कि भाई इसमें पोटैश अच्छा खासा होता है लेकिन फॉस्फोरस कम होता है। तीसरा पॉइंट आपको बता दिया जाएगा कि भाई इसमें नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, तो हम समझ जाएंगे कि भाई हमस और नाइट्रोजन जो है वो कम है इसमें। फिर आपसे पूछा जाएगा कि भाई सॉइल का नाम बता, भाई सिंपल सा कैरेक्टरिस्टिक से हमें सॉइल का नाम पता चल रहा है। तो भाई पोटैश ज्यादा हो गया और फॉस्फोरस कम हो गया। और अगर हम वेस्ट से ईस्ट की बात करें, यानी कि वेस्ट से अगर ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं एलुवियल सॉइल में, तो यहाँ पे जो सैंड कंटेंट है, जो रेत है, वो कम होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है। क्रॉप्स कौन कौन सी उगाई जाती हैं? क्रॉप्स भाई हमारी वीट हो गई, ठीक है, गेहूं हम उगा लेते हैं बढ़िया तरीके से, राइस, मेज यानी कि कॉर्न, शुगर केन यानी कि गन्ना, ठीक है, पल्सेस यानी कि दालें, ऑयल सीड्स हो जाते हैं भाई, वो भी हम काफी अच्छे से यहाँ उगा सकते हैं। फ्रूट्स काफी उग जाते हैं यहाँ पे, वेजिटेबल्स एंड लेग्यूमिनस क्रॉप्स, ये सब कुछ यहाँ पर हम उगा सकते हैं। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई अगर रेनफॉल, बारिश आपकी 100 सेंटीमीटर से ज्यादा हो रही है, तो हम कौन सी फसल उगाते हैं यहाँ पे? तो जिन एरियाज में 100 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश हो रही है वहां पर हम उगाते हैं पैटी यानी कि चावल। और जहां पर 50 से लेके 100 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होती है वहां वहां हम वीट उगाते हैं, वहां हम शुगर केन भी उगाते हैं, और उसके साथ साथ टोबैको यानी कि तंबाकू और कॉटन भी उगा लेते हैं। अब जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वहां पर हम मोटा अनाज यानी कि मिलेट्स यानी कि कोर्स ग्रेन्स उगाते हैं, ठीक है। ये था हमारा पूरा एलुवियल सॉइल का सिनेरियो। अब इसमें नेक्स्ट आती है भाई हमारी ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी कहा जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। रेगुर यानी कि कॉटन सॉइल, कॉटन मतलब यहाँ पर कपास की खेती ज्यादा होती है। इंटरनेशनली इनको एक और नाम दिया गया है, दैट इज ट्रॉपिकल चेरनोजेम। इनको इंटरनेशनली ट्रॉपिकल चेरनोजेम्स सॉरी नाम से भी बुलाया जाता है। ये नाम याद रखना, क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। ये इंडिया की 3rd लार्जेस्ट सॉइल का ग्रुप है, ठीक है। कितना एरिया कवर करता है? ये 50 मिलियन हेक्टेयर का इलाका इंडिया में कवर करता है, और हमारे टोटल रिपोर्टिंग एरिया का 15% जो है वो ब्लैक कॉटन सॉइल है। इनका पेरेंट मटेरियल क्या होता है? इनका पेरेंट मटेरियल होता है भाई हमारी डेक्कन प्लेटू की। डेक्कन प्लेटू किसका बना हुआ है? डेक्कन प्लेटू बना हुआ है हमारा वॉल्केनिक रॉक्स। तो जो हमारी वॉल्केनिक रॉक्स हैं, जो हमारी ज्वालामुखी फटने से क्रिएट हुई थी, है ना, उनके द्वारा बनी हुई ये इनका पेरेंट मटेरियल होता है। जो वॉल्केनिक रॉक्स होती हैं डेक्कन प्लेटू की, जो वेदर्ड हो चुकी है, जो टूट फूट चुकी हैं, है ना, तभी तो हमारे प्लेटूज बने हैं, ये टूट फूट चुकी हैं। और ये लावा कौन सा है भाई यहाँ का? इसका जो लावा को अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो उसको क्रेटेशियस लावा बोला जाता है। तो डेक्कन प्लेटू के क्रेटेशियस लावा की, वॉल्केनिक रॉक्स की, वेदर्ड मटेरियल की बनी हुई
ब्लैक सॉइल्स होती हैं। ये मैच्योर सॉइल्स होती हैं, यानी कि इनकी जो सॉइल की प्रोफाइल होती है वो इधर उधर नहीं होती। इनकी जो सॉइल्स की प्रोफाइल होती है, जो होराइजन होता है वो फिक्स्ड रहता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है। तो ये जो पूरा ब्लैक अर्थ सॉइल वाला पार्ट है, यहाँ पर कितना एवरेज एनुअल रेनफॉल चाहिए? इनको ज्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए भाई, इनको 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर का एनुअल रेनफॉल चाहिए होता है। इससे ज्यादा इनको रेनफॉल की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी में ये लोग काम चला लेते हैं। ठीक है। कलर की बात करें तो इनका कलर जैसा आपको दिख रहा है, डीप ब्लैक यानी कि बहुत ज्यादा काला होता है, से लेकर लाइट ब्लैक यानी कि हल्का काला ग्रेइश टाइप का कलर है, वो आपको दिख दिख जाता है। इनका टेक्सचर जो रहता है क्लेई रहता है, यानी कि ये मिट्टी चिपकती बहुत ज्यादा है, जब ये गीली होती है ना तो ये चिपकती बहुत ज्यादा है। कौन कौन से एरियाज में होती है भाई? तो ब्लैक सॉइल को भाई हमारा डिजिग्नेट किया गया, ये जो लाइट कलर है ना, लाइट ग्रीन कलर का कलर, ये हमारी ब्लैक सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि जो डेक्कन प्लेटू का मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो हमारा ब्लैक सॉइल का ही बना हुआ है। ठीक है। इसमें हमारा महाराष्ट्र आ गया, महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश का पूरा तकरीबन पार्ट आ जा रहा है, हमारा गुजरात का काफी पार्ट आ जा रहा है, आंध्र प्रदेश का हमारा बहुत ज्यादा पार्ट आ जा रहा है। ठीक है। और कुछ पॉकेट्स आपको तमिलनाडु में भी यहाँ पर दिख जाएंगे। अब अगर हम बात करें गोदावरी रिवर की, गोदावरी रिवर हो गई। ठीक है। गोदावरी के साथ साथ कृष्णा रिवर्स हो गई। इनकी जो हिली एरियाज हैं, यानी कि इनकी जो अपर रीचेज हैं, वहां पर क्या होता है? इनकी जो अपर रीचेज है वहां पर ये थोड़ी डीप होती है, यानी कि गहरी होती है। ठीक है। इसके साथ साथ जो आपके डेक्कन प्लेटू का वेस्टर्न पार्ट है, यानी कि ये जो पूरा पार्ट है, यहाँ पर भी ये काफी डीप पाई जाती है। केमिकली अगर हम इनकी बात करें तो इनके अंदर लाइम का कंटेंट है, काफी ज्यादा होता है। ठीक है। आयरन वो भी काफी ज्यादा होता है, मैग्नीशिया वो भी काफी ज्यादा होता है, इवन एल्यूमिना भी इनके अंदर काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। पोटैश भी जो है इनके अंदर पाया जाता है, मतलब एडिक्वेट रहता है, ठीक ठाक रहता है, ना कम ना ज्यादा। लेकिन फॉस्फोरस इनके अंदर रहता है कम, नाइट्रोजन इनके अंदर रहती है कम, और इवन जो ऑर्गेनिक मैटर होता है यानी कि हमस वगैरह, वो भी इनके अंदर कम पाई जाती है। ठीक है। अब इनको ब्लैक कलर कैसे मिलता है? तो इनको जो ब्लैक कलर मिलता है वो इन कंपाउंड की वजह से मिलता है, जिसका नाम है टाइटेनी फेरस मैग्नेटिक कंपाउंड। टाइटेनी फेरस मैग्नेटिक कंपाउंड्स होते हैं, उनकी वजह से इनको ब्लैक कलर मिलता है। एवरेज रेनफॉल मैंने आपको बता दी 50 से लेके 75 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या उगाया जाता है? तो भाई सबसे पहले तो कॉटन ही हो जाता है, यानी कि कॉटन बहुत ज्यादा उगाया जाता है इन एरियाज में। पल्सेस यानी कि दालें, दालों को भी कम पानी चाहिए होता है। मिलेट्स यानी कि कोर्स ग्रेन्स, मोटा अनाज, यहाँ भी इनको कम पानी चाहिए होता है। लिनसीड, लिनसीड भी उगाया जाता है। टोबैको यानी कि तंबाकू, वो भी उगाई जाती है। शुगर केन यानी कि गन्ना, इसके साथ साथ वेजिटेबल्स भी उगाई जाती है। और एक और चीज उगाई जाती है, यानी कि खट्टे फल, खट्टी टॉफी नहीं भाई, खट्टे फल। अरे खट्टी टॉफी वाला मीम बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, आज मैंने खट्टी टॉफी खाई है। तो सिट्रस फ्रूट्स जो है वो भी काफी ज्यादा उगाए जाते हैं ब्लैक सॉइल वाले रीजन्स। ठीक है। अब अगर हम इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज की बात करें तो आप एक चीज देखेंगे कि ये जो सॉइल मैंने आपको अभी बताया था कि क्लेई होती है, यानी कि ये काफी चिपकती है। जब ये गीली होती है ना तो ये काफी चिपकती है, तो मतलब क्लेई होती है, डीप होती है, और इसके साथ साथ इम्परमिएबल होती है। ठीक है। इम्परमिएबल ब्लैक सॉइल होती है। इम्परमिएबल मतलब कि पानी इसको बहुत ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाता। ठीक है। अब जब ये वेट होती है, यानी कि जब इसमें पानी बरसता है, जब ये गीली हो जाती है ना तो ये स्टिकी हो जाती है, क्ले नेचर है तो स्टिकी होगी भाई, चिपक जाएगी। और जब ये ड्राई हो जाती है तो ये श्रिंक हो जाती है, यानी कि शुगर जा सॉरी सुगड़ जाती है ना। तो इसी वजह से जब आपके ड्राई सीजन होते हैं, यानी कि समर होती है, उस टाइम में ये ऐसे क्रैक्स बन जाते हैं, इसके अंदर ऐसे बड़े बड़े क्रैक्स बन जाते हैं। अब इन क्रैक्स के बनने की वजह से क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, इसको हम कहते हैं सेल्फ एरिएशन। सेल्फ एरिएशन में क्या होता है कि भाई जब आपकी मिट्टी में से बड़े बड़े व्हाइट क्रैक्स बन जाते हैं, तो जो नाइट्रोजन होता है हमारा एटमोस्फेयर में होता है, वो इन क्रैक्स के अंदर चला जाता है। यानी कि ये जो क्रैक्स है, ये नाइट्रोजन, जो एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन है, इसको क्या करते हैं, इसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसको एब्जॉर्ब करने के बाद इनका एक प्रोसेस होता है, इसको कहा जाता है सेल्फ फ्लोइंग।
यानी कि इन्होंने खुद को ही जोत लिया। अच्छे से लिखता हूं, सेल्फ नोइंग, है ना। जैसे हल जोता जाता है ना, मिट्टी ऐसे जोती जाती है, तो ऐसे ही इनका खुद का प्रोसेस हो जाता है जिसको कहा जाता है सेल्फ नोइंग। यानी कि जब इनमें पानी कम होता है तो ऐसे क्रैक्स बन जाते हैं। जब ऐसे क्रैक्स बनते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है सेल्फ एरिएशन, यानी कि नाइट्रोजन को हवा से खींच लेना। तो नाइट्रोजन को हवा से खींचने का मतलब ये है कि ये सेल्फ फ्लोइंग करते हैं, यानी कि खुद को ही जोतते हैं। तो ये जो हमारा एरिएशन का प्रोसेस हुआ, इसके साथ साथ ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ, है ना। तो इससे क्या हुआ, इससे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बरकरार रहती है, वो बढ़ जाती है, अच्छी रहती है ना। और इसके साथ साथ क्या होता है, इनके पास मॉइस्चर की कमी होती है, यानी कि पानी इनके पास कम होता है। और इसी के साथ साथ भाई ये जो पानी का इनटेक होता है ना, ये एक लिमिट में रखते हैं, है ना। तो सॉइल क्या करती है, इस मॉइस्चर को अपने पास बरकरार रखती है, क्योंकि उनको पता है भाई हमारे पास पानी जो है वो कम आएगा, है ना। तो ये अपने पास मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है। इनके अंदर मॉइस्चर, यानी कि इनकी जो डीपर रीचेस में आपको पानी है वो मिलेगा। इससे क्रॉप्स को बेनिफिट मिलता है। क्या बेनिफिट मिलता है, खासकर आपकी वो क्रॉप्स जो रेन फेड है, यानी कि जो बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है, वो आपके ड्राई सीजन्स में भी, यानी कि जब बारिश नहीं होगी तो भी उन सॉइल के अंदर मॉइस्चर रहेगा, उन जो क्रॉप्स को पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी, है ना। तभी ये आपको मोटा अनाज या बाकी सारी चीजें हैं ये उगाती है। तो ऐसे एरियाज जहाँ पर लो रेनफॉल होती है, यहाँ पर बारिश कम होती है ना। प्लस जहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटीज जो है वो भी कम है, ऐसे एरियाज में क्या होता है, ऐसे एरियाज में इन सॉइल्स का यूज कुछ ऐसी फसल उगाने के लिए किया जाता है जिनको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती, नो, क्योंकि इसका मॉइस्चर कंटेंट है हाई, और इसकी होती है हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, यानी कि पानी को होल्ड करने की इस सॉइल की क्षमता रहती है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से होल्ड करता है पानी। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा ब्लैक सॉइल का सिनेरियो। नेक्स्ट आपकी सॉइल आती है दैट इज रेड एंड येलो सॉइल, है ना, लाल और पीली मिट्टी। उससे में लाल पीला होना अलग चीज है, बट ये लाल और पीली मिट्टी नेचुरली है। तो देखो, इसका रेड कलर किससे आता है, रेड कलर इसका आता है फेरिक ऑक्साइड की वजह से, है ना। इस मिट्टी के अंदर फेरिक ऑक्साइड की जो प्रेजेंस होती है वो पाई जाती है ना। इनका क्या होता है, इनका डिफ्यूजन होता है, इनका डिफ्यूजन होता है आयरन की वजह से, तो आयरन फेरिक ऑक्साइड की प्रेजेंस होने की वजह से। और ये होता है भाई आपका क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, राइटिंग में सुधार रहा हूँ भाई धीरे धीरे। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स में आयरन के कंपाउंड्स यानी कि फेरिक ऑक्साइड्स की प्रेजेंस की वजह से उनका डिफ्यूजन होता है, तो रेड कलर हमें देखने को मिलता है। अब इनमें क्या होगा भाई, इनमें ये जो टॉप लेयर होती है, टॉप लेयर है, ये आपको रेड दिख रही है, जबकि ये जो होराइजन होता है ये आपको दिखेगा येलो। ठीक है, ये येलोइश कलर में होता है। और ये होराइजन है ना, ये आपका हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलता है। हाइड्रेटेड का मतलब होता है थोड़ा पत्थर टाइप में मिलेगा, थोड़ा ढेले टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, ये हाइड्रेटेड फॉर्म होता है। टेक्सचर इसका जो होता है वो टेक्सचर आपको सैंडी से लेके क्लेई से लेके लोमी तक देखने को मिलेगा, ये इसका टेक्सचर होता है। ठीक है, बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसका नेचर होता है पोरस, यानी कि ये पानी को सोखती है। ठीक है, इसके अंदर लाइम बहुत कम, ना के बराबर पाया जाता है। यहाँ पर आपको कंकड़ देखने को मिलेंगे, इनके अंदर भी कंकड़ और जो कार्बोनेट्स होते हैं, है ना, वो सब आपको देखने को मिलेंगे। और सॉल्ट जो रहते हैं, यानी कि सॉल्युबल सॉल्ट रहते हैं, जो सॉल्ट आपका कंटेंट होता है वो इनके अंदर आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, इन जनरल अगर हम बात करें तो भाई लाइम इनके अंदर ना के बराबर है। ठीक है, इनके अंदर जो फॉस्फेट है वो भी कम है। इंडिया में फॉस्फेट वैसे जनरली कम ही पाया जाता है, फॉस्फेट भी कम है, मैग्नीशिया जो है वो भी कम है, नाइट्रोजन भी इनके अंदर कम है, इवन हमस जो है वो भी इनके अंदर कम है। ठीक है, पोटैश की बात करें तो भाई इनके अंदर पोटैश भी नहीं पाया जाता। और इनके साथ एक फिनोमेना होता है, उसको कहा जाता है लीचिंग, यानी कि ये मिट्टी बहुत जल्दी बह जाती है, इसका जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो काफी जल्दी बह जाता है, इसी वजह से इनके अंदर ये कुछ भी नहीं पाया जाता। ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस हमस वगैरह कुछ नहीं पाया जाता। लेकिन जैसे मैंने बताया कि पोटैश जो है, पोटैश ना के बराबर यानी कि बहुत कम मात्रा में पाया जाता है।
और आयरन तो पाया जाता है भाई, पूरा इसको कलर ही आयरन से मिल रहा है, तो आयरन तो पाया ही जाएगा ना, तो इसके अंदर आयरन पाया जाता है। अब जो आपके अपलैंड्स हैं, यानी कि जो उठे हुए इलाके हैं, जो आपके हाइट वाले इलाके हैं, यहाँ पर आपको ये जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी काफी पतली होती है, थिन होती है, टेक्सचर इसका काफी पुअर होता है। आपको ग्रेवली यानी कि बजरी की तरह मिलेगी, या फिर सैंडी यानी कि रेतीली मिट्टी आपको मिलेगी। ये पत्थर की तरह भी हो सकती है, वहां पर पोरस भी होती है, यानी कि ये पानी को सोख भी लेती है, और इसका कलर जो है वहां पर वो लाइट कलर, ज्यादा डीप कलर नहीं होता। जबकि अगर हम लोअर पार्ट की बात करें, लोअर वैलीज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये काफी अच्छी होती है, यानी कि रिच होती है, डीप होती है, इसका कलर भी जो है वो डार्क देखने को मिलेगा और फर्टाइल होती है। देखो यार, सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आपका ये उठा हुआ इलाका है, ये आपका वैली है, तो यहाँ से जब मिट्टी आपकी बह जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, तो सारे न्यूट्रिएंट्स तो नीचे आ गए ना। तो इसीलिए जो अपलैंड्स हैं, जो उठे हुए इलाके हैं, यहाँ पर ये मिट्टी थिन है, पुअर है, ग्रेवली है, सैंडी है, स्टोनी है, पोरस है, लाइट कलर वाली। लेकिन नीचे वाले इलाकों में सब कुछ इसको मिल गया है, रिच है, डीप है, डार्क है और फर्टाइल। तो फर्दर हम इसी की बात करेंगे, तो ऐसे एरियाज जहां पर इरिगेशन मिल जाता है। अब देखो, इसको सब चीजें नहीं मिलती ना, ज्यादातर चीजें इसको नहीं मिलती, तो ऐसी जगह जहां पर इरिगेशन का लिए पानी अवेलेबल है, वहां पर आपको इसकी अच्छी अच्छी फसलें मिल जाएंगी। वीट हो गया, ठीक है, कॉटन हो गया, पल्सेस हो गई, टोबैको हो गया, ठीक है, और उसके साथ मोटा अनाज यानी कि मिलेट्स हो गए, ऑयल सीड्स हो गए, पोटैटो हो गए, और ये आपकी जो ऑर्गाट्स वगैरह हैं, ये सब आपको यहाँ पर इनकी खेती की जा सकती है। मतलब ये सॉइल्स होती है एयरी, मतलब इनके अंदर होता है बहुत ज्यादा स्पेस, इनके पार्टिकल्स के अंदर एयर के लिए बहुत ज्यादा स्पेस होता है, और इनको चाहिए होता है इरिगेशन। अगर आपको इनके ऊपर खेती करनी है, तो प्रॉपर इरिगेशन कीजिए, कल्टीवेशन कीजिए, और बहुत सारी चीजें इनमें ऐड कीजिए, और आपको अच्छे खासे मनचाहे रिजल्ट देखने को मिल जाए। अब रेनफॉल के बेसिस पे इनके ऊपर होते हैं कुछ सब टाइप्स, यानी कि रेनफॉल इन एरियाज में वेरी करती है, तो इसके बेसिस पे कुछ सब टाइप्स आ जाते हैं। यानी कि सबसे पहले रेड एंड येलो आ जाते हैं, यानी कि रेड एंड येलो वाले में 200 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल चाहिए, है ना। ये कहाँ पर होता है, ये होता है जनरली हमारा नॉर्थ ईस्ट पार्ट में। ये जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है आपके, ये रेड आपको पूरा दिखाई दे रहा है ना, ये डार्क पिंक वाला नॉर्थ ईस्ट पार्ट आ गए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। कुछ ये जो हमारे उड़ीसा के पार्ट आ गए, यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है, छत्तीसगढ़ के पार्ट आ गए, यहाँ पर देखने को मिलेगी। इवन ये जो मालाबार पोस्ट का जो इलाका है, यहाँ वाला, यहाँ पर देखने को मिलेगी। सदर्न मिडिल गैंगेटिक प्लेन्स, यानी कि ये सदर्न मिडिल गैंगेटिक प्लेन्स यहाँ पर देखने को, ठीक है। दूसरा इसका टाइप होता है रेड सैंडी का, ठीक है। ये कहाँ होती है, ये आपको कुछ सूखे इलाके हैं, यानी कि कर्नाटक के जो आपके सूखे इलाके हैं, यहाँ पर देखने को मिलेगा। ड्रायर पार्ट्स है प्लेटो के, यहाँ पर तेलंगाना में भी देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में भी देखने को मिलेगी, जो रायलसीमा वाला इलाका है यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर एनुअल रेनफॉल चाहिए 40 से लेके 60 सेंटीमीटर। थर्ड इसमें सब टाइप आता है रेड एल्यूवियल, नाम से पता चल रहा है एल्यूवियल, यानी कि ये आपकी होती है जहां पर रिवर्स आपका सेडिमेंट जमा करती है। तो जो भी हमारी रिवर वैलीज हैं, जो भी हमारी रिवर वैलीज हैं वहां पर मिलेगी। यहाँ पर इसकी फर्टिलिटी काफी अच्छी होती है, प्लस यहाँ पर फाइन ग्रेन्ड होती है, यानी कि इसका जो ग्रेन साइज होता है वो काफी बढ़िया होता है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा किस्सा रेड और येलो सॉइल का। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेटराइट सॉइल की, ठीक है। तो एक लैटिन का, यानी कि लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड होता है, इसको कहते हैं लेटर। इस लेटर की बेसिकली मीनिंग क्या होती है, इसका मतलब होता है ब्रिक, यानी कि ईंट, ठीक है। तो लेटराइट सॉइल आपका इसी वर्ड से डिराइव्ड किया गया है। लेटराइट सॉइल का मतलब आपकी ऐसी सॉइल जो ऐसे एरियाज में डेवलप होती हो जहां पर हाई टेम्परेचर हो, और इसी के साथ हाई रेनफॉल भी हो, गर्मी भी बहुत ज्यादा हो और बारिश भी बहुत ज्यादा हो। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो इस सॉइल का जो हमस कंटेंट होता है वो हट जाता है। कैसे हट जाता है, वो भाई आपका ऐसे बैक्टीरियाज के थ्रू हटता है, जो बैक्टीरिया कहाँ थ्राइव करते हैं, जो आपके हाई टेम्परेचर में थ्राइव करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया वो इसका जो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है उसको हटा देते हैं। और जब ये सॉइल आपकी वेट होती है, यानी कि गीली होती है,
तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है बटर की तरह। और जब ये आपकी ड्राई हो जाती है, जब ये सूख जाती है, तो ये आपकी हार्ड एंड क्लॉडी, ये जो आपको दिख रहा है ना उस तरीके का ये पैटर्न, ये मिट्टी के ढीले बने हुए काफी हार्ड से दिख रहे हैं, तो ये जनरली क्या होता है जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस तरीके का बन जाती है। ये सॉइल आपकी किस एरिया को बिलोंग करती है? टिपिकल मॉनसून क्लाइमेट को बिलोंग करती है ये सॉइल, ठीक है, सीजनल रेनफॉल पे ही ज्यादा थ्राइव करती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हाई टेम्परेचर होता है यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी, हाई रेनफॉल यानी कि बहुत ज्यादा बारिश, तो इनके पास होते हैं वेट एंड ड्राई सीजन। ये वेट एंड ड्राई सीजन कैसे होते हैं? ये अल्टरनेट होते हैं, इनके पास अल्टरनेट यानी एक के बाद वाले वेट एंड ड्राई सीजन होते हैं। पहले रेनफॉल हो गई, फिर वही गर्मी बढ़ गई, हीट हो गई, फिर रेनफॉल हो गई, फिर गर्मी बढ़ गई, इस तरीके का इनका सीजन चलता रहता है। तो क्या होता है, लीचिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, यानी कि एल्कलीज, एल्कलीज का मतलब लाइम का कंटेंट वो बह जाता है इन मिट्टियों से, ठीक है। इसके साथ साथ सिलिसियस मैटर, या फिर जिसको हम सिंपल शब्दों में कहें तो सिलिका, ये भी बह जाती है, ठीक है। और आयरन और जो एल्यूमिनियम होता है रॉक्स का, वो फिर भी काफी हद तक बना रहता है, यानी कि Fe कंटेंट प्लस एल्यूमिनियम कंटेंट, एल्यूमिना वगैरह, ये सब सस्टेन्ड रहता है इन सॉइल्स, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो सॉइल्स होती है ना, इनके अंदर जैसे मैंने बताया क्योंकि लीचिंग का प्रोसेस होता है ना, तो इनके अंदर आपको ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम मिलेगा। जहां भी सॉइल इरोजन होगा, जहां भी मिट्टी बह के चली जाएगी, वहां पर ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम पाया जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर कम है, नाइट्रोजन भी कम है, इवन फॉस्फेट भी इनके अंदर कम है। फॉस्फेट तो वैसे ही इंडिया में कम मिलता है, फॉस्फेट कम है, कैल्शियम भी कम है। जबकि आयरन ऑक्साइड, अब लाल कलर है तो भाई आयरन ऑक्साइड तो होगा ही होगा, आयरन ऑक्साइड ज्यादा होता है। पोटेश जो है, पोटेश भी ठीक ठाक मात्रा में मिल जाता है, सरप्लस अमाउंट में मिल जाता है, तो इसीलिए इनको रेड कलर हमें दिखता है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि भाई एल्यूमिनियम के जो कंपाउंड्स होते हैं वो इसके अंदर रिटेन्ड रहते हैं, वो बह के नहीं जाते, ठीक है। अब ये जो आप सरफेस देख रहे हो ना, ये पेबली सरफेस होता है। पेबली सरफेस मतलब कंकड़ वाला, ये सरफेस आपका होता है कंकड़। ये कंकड़ फॉर्मेशन किस तरीके का होता है ना, ये आपका फॉर्मेशन होता है वेट एंड ड्राई, अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन्स की वजह से, ठीक है। होता क्या है कि ये सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये सॉइल होती है एसिडिक। कोई भी सॉइल जिसमें से न्यूट्रिएंट्स बह जाते हैं, सारी चीजें बह जाती हैं, वो आपकी एसिडिक हो जाती है ना। तो एक इंटेंस लीचिंग की वजह से, भाई बहुत ज्यादा लीचिंग का प्रोसेस होता है, बारिश होती है बहुत ज्यादा, तो मिट्टी में से सारा कंटेंट बह के चला जाता है, तो इसी वजह से क्या होता है, एसिडिक सॉइल हो जाती है। कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं होती, यानी कि इसको चाहिए होते हैं मैन्योर्स, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स इसको काफी ज्यादा चाहिए होते हैं, ठीक है। तमिलनाडु की जो आपकी रेड लेटराइट सॉइल है, ये जो आपको दिख रहा है ना छोटे छोटे हल्के हल्के पिंक वाले, ये तमिलनाडु की जो रेड लेटराइट सॉइल है। आंध्र प्रदेश की जो आपकी सॉइल है, ठीक है, ये जो आपको पॉकेट्स दिख रही हैं। इसके साथ साथ केरला की जो है, ठीक है, ये आपके कुछ ट्री क्रॉप्स के लिए काफी ज्यादा सुटेबल होती हैं, जिनकी जड़ें बहुत लंबी जाती हैं, है ना। जैसे कि कौन कौन सी हो गई भी, हमारे काजू हो गए यानी कि कैशू नट्स, इसके साथ साथ ग्राउंड नट्स यानी कि मूंगफली, कॉफी, रबर के प्लांटेशंस भी होते हैं, ठीक है। और स्पाइस यानी कि मसाले भी काफी ज्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कहाँ मिलती है? ये आपकी कर्नाटक में मिल रही है भाई, ठीक है, कर्नाटक में मिल जाएगी, केरला में मिल जाएगी, तमिलनाडु में मिल जाएगी, मध्य प्रदेश में भी कुछ पॉकेट्स आपको दिख जाएंगे इसके, ठीक है। और उड़ीसा और असम के जो माउंटेनियस स्ट्रेचेस हैं, यहाँ पर भी आपको जो है लेटराइट सॉइल देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इसका जैसे मैंने बताया था कि भाई ये कंकड़ जैसा सरफेस बन जाता है। क्यों बनता है? देखो क्या होता है ना, जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो ये मिट्टी पूरी गीली हो जाती है, तो गीली हो जाती है। उसके बाद जैसे ही हाई टेम्परेचर होता है तो वैसे ही मिट्टी सूखने लगती है, और जैसे ही सूखने लगती है वैसे ही फिर से बारिश होती है, ठीक है, फिर उसके बाद फिर से गीली हो जाती है, फिर से उसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये अल्टरनेटिंग वेट एंड ड्राई जो टेम्परेचर्स बदलते रहते हैं, मौसम आते रहते हैं, उसकी वजह से मिट्टी जो है एक कंकड़ जैसा पैटर्न अपना लेती है, ऐसे ढेले टाइप के बन जाते हैं, ठीक है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई ये जो मिट्टी है ना, ये ब्रिक्स के लिए बहुत बढ़िया रहती है, यानी कि ईंट बनाने के लिए बहुत अच्छी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि ये जो सॉइल होती है ना, अगर आप इसको एयर में एक्सपोज कर दो, यानी कि ये गीली मिट्टी है और आप इसको खुले में छोड़ दो, तो ये बहुत जल्दी हार्ड होती है, ठीक है, बहुत जल्दी हार्ड होती है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, हार्डन्स रैपिडली, ठीक।
और उसके बाद क्या होता है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से ब्रिक बिल्डिंग के लिए सदर्न इंडिया में इस सॉइल को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है। प्लेट्यू के जो आपके हाईलैंड एरियाज है, यानी कि प्लेट्यू के जो हिल साइड्स वाले इलाके हैं, वहां पर ये जो सॉइल होती है ना, ये जनरली वहां पे डेवलप होती है, और वहां पर ये एसिडिक होती है। सीधी सी बात है, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर पहाड़ के ऊपर मिट्टी है, बारिश होगी तो पूरी मिट्टी नीचे बह जाएगी, तो यहाँ जो बचेगी वो एसिडिक हो जाएगी। ठीक है। तो ये एसिडिक होती है, और जो लो लाइंग एरियाज होते हैं, जो वैलीज वगैरह होती है, वहां पर इतनी ज्यादा एसिडिक नहीं होती है। ये सॉइल तकरीबन 12.2 मिलियन हेक्टेयर का एरिया कवर करती है हमारे देश में, यानी कि टोटल रिपोर्टिंग एरिया का 3.7% टीएसए का, टोटल टीआरए का टोटल 3.7%। ठीक है। और इसके बाद अब आती है भाई हमारी एरिड यानी कि डेजर्ट सॉइल। तो डेजर्ट सॉइल हमारे देश में 15 मिलियन हेक्टेयर इतने में फैली हुई है। ठीक है। अगर हम टोटल रिपोर्टिंग एरिया की बात करें तो उसका 4.42% जो है वो हमारा एरिड यानी कि डेजर्ट सॉइल के लिए जाता है। ठीक। इस पिक्चर में पहली बार मुझे याद नहीं दिखा इससे पहले मुझे दिखा भी नहीं। ठीक। तो ये जो सॉइल्स होती है ना, ये कहाँ कहाँ डेवलप होती है, ये एरिड क्लाइमेट्स में प्लस सेमी एरिड क्लाइमेट्स में, यानी कि जो आपको राजस्थान वाले इलाके हैं प्लस जो आपके लद्दाख वगैरह वाले इलाके हैं, यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। और ये जनरली आपकी डिपॉजिटेड होती है विंड एक्शन के थ्रू। ये मिट्टी ना सरफेस पे थोड़ी ढीली सी होती है, यहाँ पर ढीली होती है, हवा चलती है तो मिट्टी आराम से उड़ जाती है। तो ये विंड एक्शन के थ्रू होती है, वाटर के एक्शन के थ्रू डिपॉजिटेड नहीं होती। इनकी कंपोजिशन की बात करें तो ये सैंडी भी मिलेगी, यानी कि आपको रेतीली भी मिलेगी, ये आपको ग्रेवली यानी कि बजरी जैसी होती है, वो भी आपको दिखेगी। ठीक है। और इसका जो कंपोजिशन होता है, सॉरी, इसका जो नेचर होता है वो सलाइन होता है, यानी कि ये आपको सलाइन नेचर की दिखेगी। लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर जो मॉइस्चर का कंटेंट होता है वो होता है कम, लो मॉइस्चर होता है इसके अंदर। ठीक है। और इसकी जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि पानी को होल्ड करने की इसकी क्षमता, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, वो भी इसकी काफी कम होती है। अगर इरिगेशन यह किया जाता है तो आपको हाई एग्रीकल्चर रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। इनका कलर रेड से लेके ब्राउन तक वेरी करता है। ठीक है। लो ऑर्गेनिक मैटर, अब यार टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो फिर ऑर्गेनिक जो कंटेंट है वो तो सॉइल के नीचे सस्टेन ही नहीं कर पाएगा, तो लो ऑर्गेनिक मैटर होता है। नाइट्रोजन भी काफी कम होती है। फॉस्फेट का जो कंटेंट होता है वो मतलब एवरेज होता है, सो एंड सो, ठीक ठाक। अब ये जो सॉइल होती है भाई, इसकी जो नीचे के जो लोअर होराइजन्स होते हैं यहाँ वाले, यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं कंकड़। यहाँ पर नीचे के जो बेड्स होते हैं ना, यहाँ पर कंकड़ फॉर्मेशन देखने को मिलता है आपको। ठीक है। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ अगर आप मूव करते जाओगे तो सॉइल का जो कंटेंट है वो सेलाइन होता जाता है, प्लस नीचे आप जाएंगे तो आपको कैल्शियम का कंटेंट भी ज्यादा देखने को मिलेगा। इसकी वजह से क्या होता है, ये पानी को नीचे इन्फिल्ट्रेट नहीं होने देते, पानी का इन्फिल्ट्रेशन नीचे के लिए रोकते हैं, तभी कहा जाता है ये वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इसकी होती है कम। तो ये जो कंकड़ का फॉर्मेशन होता है, कंकड़ की जो लेयर होती है बॉटम होराइजन्स पे, ये पानी को रोकता है। ठीक है। और जब इरिगेशन किया जाता है ऐसी जगहों पर तो फिर क्या होता है, प्लांट ग्रोथ के लिए जो मॉइस्चर होता है वो काफी इजीली अवेलेबल होता है, क्योंकि पानी नीचे नहीं जाता ना, पानी ऊपर ही ऊपर रहता है, तो प्लांट ग्रोथ काफी अच्छी हो जाती है अगर इरिगेशन मिलेगा तो। फिर ये कहाँ पाई जाती है जनरली, ये जो आपको पूरा येलो वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये राजस्थान की जो मरुस्थली वाला पार्ट है, ये जो सेमी एरिड वाला पार्ट है, ये तो एरिड वाला पार्ट हो गया हमारा, यानी कि मरुस्थली। और ये वाला जो इलाका आ गया हमारा साउथ ईस्ट और राजस्थान वाला, ये आ जाता है वागड़ में, है ना, वागड़ इलाके में आ जाता है। तो अरावलीज के वेस्ट वाला इलाका आ गया, राजस्थान वाला पार्ट आ गया, नदन गुजरात आ गया, यानी कि कच्छ से ऊपर वाला, सौराष्ट्र में, कच्छ में, वेस्टर्न हरियाणा में भी हमें ये देखने को मिलेगा। ठीक है। और साउथ वेस्ट पंजाब साइड भी हमें ये जो सॉइल है वो देखने को मिलेगी। हाई टेम्परेचर होता है, मतलब ये सॉइल जहाँ पर अकर होती है वहां पर हमारा टेम्परेचर क्या होता है, वहां पर हमारा टेम्परेचर काफी हाई होता है, काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है। इस गर्मी की वजह से क्या होता है, इस गर्मी की वजह से जो आपका एवेपोरेशन होता है वो काफी एसिलरेटेड होता है, वो बहुत तेजी से होता है। तो इसी की वजह से क्या होता है कि भाई जहाँ थोड़ा बहुत पानी है वो पानी भी जल्दी सूख जाता है और अपने ऊपर एक सॉल्ट की लेयर छोड़ जाता है ना। तो इसी की वजह से यहाँ की मिट्टी में होता है हाई सॉल्ट कंटेंट, हाई सॉल्ट कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। क्रॉप्स यानी कि मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, पल्सेस, फॉडर।
आपको एक चीज से दूसरी चीज कनेक्ट करना आना चाहिए, है ना। हमें पता है कि भाई हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो सॉइल होती है उसमें बारिश कम होती है। तो सॉइल कम, बारिश कम, तो हम ऑटोमेटिकली आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर वेजिटेशन कैसा होगा। हम ऑटोमेटिकली आइडिया लगा सकते हैं कि भाई यहाँ पर फसलें कौन सी उगाई जाती है। और भी फर्दर चीजों के हम आइडियाज लगा सकते हैं, मिट्टी का टाइप क्या है, मॉइस्चर कितना है, वगैरह वगैरह। ये सब चीजें हमें पता लग जाती हैं अगर हम चीजों को इंटरकनेक्ट करके देखते हैं तो। नेक्स्ट आता भाई आपका सेलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल, यानी कि ऊसर, यानी कि बंजर जमीन। ठीक है। तो जो सेलाइन सॉइल्स होती हैं इनमें क्या होता है, इनमें प्रेजेंस होती है सोडियम क्लोराइड की, सोडियम क्लोराइड की प्लस सोडियम सल्फेट की, इनमें इसकी प्रेजेंस होती है। इन अगर मिट्टी में इन दोनों कंपोनेंट्स की कंपाउंड्स की प्रेजेंस है तो मतलब ये मिट्टी आपकी सलाइन या एल्कलाइन की कैटेगरी में आ रही है। अब यहाँ पर सोडियम के जो सॉल्ट्स होते हैं वो भी प्रेजेंट है, कैल्शियम के सॉल्ट हैं इस मिट्टी में वो भी प्रेजेंट हैं, पोटेशियम के जो सॉल्ट्स हैं वो भी इस मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं, इवन मैग्नीशियम के भी जो सॉल्ट हैं वो इस मिट्टी में आपको देखने को मिलेंगे। ये क्या करते हैं, ये मिट्टी की जो ऊपरी सतह है, ये जो लेयर्स है, ये जो व्हाइट कंटेंट दिख रहा है, यहाँ पर जम जाते हैं किसके थ्रू, यहाँ पर जम जाते हैं कैपिलरी एक्शन के थ्रू, है ना। क्या होता है भाई, ये हमारा सरफेस है, इस सरफेस में हमारी कोई क्रॉप है, ट्री वगैरह है, तो ये जो जोन आपको दिख रहा है ये जोन आपका है हमारा कैपिलरी, सॉरी अनसेचुरेटेड जोन, यानी कि यहाँ पर पानी नहीं पहुंचा है। और वहीं अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे तो ये सेचुरेटेड जोन है, यानी कि यहाँ पर पानी जम चुका है। अब पानी का इन्फिल्ट्रेशन होगा तो धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ जाएगा और एक पॉइंट ऐसा पहुंचेगा कि यहाँ पर पानी जो है यहाँ तक पहुंच जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा ये सेचुरेटेड हो जाएगा। उस केस में सरफेस पे क्या होगा, सरफेस पे अत्यधिक गर्मी की वजह से पानी इवेपोरेट होगा और यहाँ पर सॉल्ट की लेयर छूट जाएगी, जैसा हमारा डेजर्ट सॉइल में होता है। ठीक है। तो कैपिलरी एक्शन की वजह से यहाँ पर अपर लेयर में सॉल्ट जम जाता है, तो इसी वजह से ये मिट्टी जनरली होती है हमारी इनफर्टाइल, सॉरी इनफर्टाइल, सॉरी इनफर्टाइल इनफर्टाइल होती है। ठीक है। इन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई इन सॉइल्स को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। इनको हम रेह नाम से भी जानते हैं, इनको कल्लार भी कहा जाता है, इसके साथ साथ ऊसर तो मैंने आपको नाम बता ही दिया। ठीक है। रकार नाम से भी जाना जाता है, खुर नाम से भी जाना जाता है, कार्ल कार्ल मार्क्स नहीं भाई, कार्ल नाम से भी जाना जाता है, और चोपन, ये सब नाम इस मिट्टी के अलग अलग दिए गए। ठीक है। अलग अलग पार्ट्स में इनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। ये आपकी जनरली एरिड क्लाइमेट्स में होगी, एरिड रीजन्स में, सेमी एरिड जो रीजन्स होते हैं वहां पर भी होती है, प्लस ऐसे इलाके जहाँ पर वाटर लॉगिंग होती है ना। आपके जो मार्शी लैंड है, वाटर लॉगिंग वाले इलाके, या फिर मार्शी दलदली इलाके, यहाँ पर जहाँ पर स्वाम्प बनते हैं, तराई वाले इलाके, ये कुछ इलाके हैं जहाँ पर आपकी इस तरह की कंडीशंस बन जाती है। नाइट्रोजन इनके अंदर होती है कम, इसके साथ साथ कैल्शियम जो होती है वो भी होती है इनके अंदर कम, और इनकी जो वाटर बियरिंग कैपेसिटी होती है वो होती है कम, यानी कि लो वाटर बियरिंग कैपेसिटी, क्योंकि इनकी जो लेयर्स है वो सफिशिएंट है, पानी इनके अंदर है तो ये पानी ज्यादा होल्ड नहीं कर पाती, ऊपर फैला देती है ना, तभी तो वाटर लॉगिंग की कंडीशन बन जाती है। तो लो वाटर बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है। कहाँ कहाँ किस एरिया में पाई जाती है भाई, ये हमें वेस्टर्न गुजरात में देखने को मिलेगी। ठीक है। ये जो वेस्टर्न गुजरात वाला पार्ट है हमें यहाँ, यानी कि कच्छ वाला पार्ट है, यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक। इसके साथ साथ और कहाँ है, और दूसरा एरिया है भाई हमारा डेल्टास ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट के जो डेल्टास हैं यहाँ देखने को मिलेगी। फिर तीसरा इलाका हमारा आ जाता है ये वेस्ट बंगाल का सुंदरबन वाला, यहाँ पर भी हमें सेलाइन और एल्कलाइन सॉइल देखने को मिलती है। अब इनमें एक और बात आ जाती है कि ऐसे एरियाज जहाँ पर इंटेंसिव कल्टीवेशन होता है, यानी कि जहाँ पर बहुत खेती की जाती है, ठीक है, ऐसे एरियाज जहाँ पर इंटेंसिव कल्टीवेशन होता है लेकिन वहां पर जो क्लाइमेट है वो शुष्क है, वो सूखा है, गर्मी ज्यादा होती है, वहां पर क्या किया जाता है, वहां पर एक्सेसिव यानी कि बहुत ज्यादा इरिगेशन की हेल्प से पानी ही पानी प्रोवाइड करा के यहाँ पर खेती की जाती है। ये एरियाज कौन से हैं, ये एरियाज हैं हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन वाले एरियाज, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ये सब। ठीक है। यहाँ की जो फर्टाइल एलुवियल सॉइल है वो भी क्या होती जा रही है, वो भी धीरे धीरे सलाइन होती जा रही है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे ज्यादा 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 पानी दिया जा रहा है, ज्यादा पानी की दिया जा रहा है, इरिगेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से ये पूरी सॉइल है इसका नेचर चेंज होता जा रहा है और ये हमारी सलाइन सॉइल बनती जा रही है,
डिपोजिशन हो रहा है सॉल्ट का टॉप लेयर। तो ऐसी जगहों पर जो पंजाब और हरियाणा के हमारे किसान हैं उनसे कहा जा रहा है कि भाई आप सॉइल में जिप्सम ऐड कीजिए। पहली बात तो ये सरकार ने हमको यही बोला है कि भाई आप जैसे पैडी का कल्टीवेशन करते हो, ज्यादा उसमें पानी लगता है मत करो। क्यों? उससे क्या होगा, उससे भाई आपकी जो सॉइल है वो धीरे धीरे सलाइन हो जाएगी। लेकिन अगर आप फिर भी कर ही रहे हो तो फिर आप जिप्सम वगैरह ऐड कीजिए, ताकि आप सॉइल की जो सॉइल सैलिनिटी है उसको कम कर सके। अब ये लेग्यूमिनस क्रॉप्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहती है। लेग्यूमिनस क्रॉप के लिए बेनिफिशियल रहती है क्यों? क्योंकि इसके अंदर NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है और सोडियम सल्फेट भी होता है। तो लेग्यूमिनस क्रॉप क्या करती है कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती है। ठीक है, और ये और भी मतलब फर्दर चीजें करती हैं, सॉइल फर्टिलिटी वगैरह बढ़ाना, नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह करना, ये सब इनका काम रहता है। सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल का स्ट्रक्चर होता है सैंडी टू लोमी। सैंडी टू लोमी जो होता है वही वो इनका स्ट्रक्चर हो। ठीक है, रन ऑफ कच्छ में या फिर रन ऑफ कच्छ में बेसिकली क्या होता है कि साउथ वेस्ट जो मानसून होता है ना, वो क्या करता है इस तरीके की पानी लेके आता है ना, इस तरीके का पानी लेके आता है। इसकी वजह से ऐसी रेत की जो हल्की हल्की पपड़ी है ये सॉल्ट की जम जाती है। अब ये जो आपके सुंदरबन वाले इलाके हैं या फिर हम प्रॉपर रन ऑफ कच्छ की बात करें जहाँ पर मार्शी लैंड्स होता है, वहां पर समुद्र का पानी यानी कि हाई टाइड्स और लो टाइड्स वगैरह आती हैं। तो जब हाई टाइड्स आती हैं तो समुद्र का पानी आगे बढ़ के आता है और फिर उसके बाद वापस जाता है। तो जिन एरियाज में वो आगे बढ़ के आता है वहां पर ही क्या कर देता है, जब एवोपरेट होता है तो उस केस में वो अपना जो सॉल्ट होता है छोड़ देता है। तो उसकी वजह से अगेन वहां पर सैलाइन सॉइल अकर होने लगती है। अब नेक्स्ट आते हैं भाई हमारी पीटी या फिर मार्शी सॉइल, यानी कि दलदली इलाकों वाली। इसको बॉग सॉइल भी कहा जाता है, दलदल को बॉग भी कहा जाता है ना। पीटी सॉइल्स आपकी कहाँ मिलती है? पीटी सॉइल्स आपकी उन एरियाज में मिलती है जहां पर होती है एबंडेंट रेनफॉल, बारिश बहुत ज्यादा होती है, और उसके साथ साथ अनयूजुअल ह्यूमिडिटी, यानी कि ह्यूमिडिटी भी इन एरियाज में काफी ज्यादा देखने को मिलती है। प्लस यहाँ पर वेजिटेशन जो है वो आपको काफी ज्यादा टेंस दिखेगी, यानी कि वेजिटेशन की ग्रोथ भी काफी ज्यादा अच्छी होती है। तो इसकी वजह से क्या सिचुएशन क्रिएट होती है? इसकी वजह से वाटर लॉगिंग हो जाती है। अब देखो भाई, पानी ज्यादा बरसेगा तो वाटर लॉगिंग तो होगी ना, अगर पानी का निकास ढंग से नहीं होगा। प्लस एनारोबिक कंडीशंस भी आ जाती हैं। एनारोबिक कंडीशंस आपकी मतलब कि ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल पा रहा रिएक्शन के लिए। तो वाटर लॉगिंग हो गई, एनारोबिक कंडीशंस डेवलप हो गई, तो जो हमारा डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या हो जाता है, वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। डेड ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है भाई, आपकी जो हमस होती है वो बढ़ने लगती है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंटेंट जो है सॉइल का वो भी बढ़ने लगता है। तो ऑर्गेनिक कंटेंट इन सॉइल में देखा जाए तो ऑर्गेनिक मैटर इनके अंदर तकरीबन 40 to 50% तक पाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई सिचुएशन है। ठीक है, तो ये सॉइल आपकी इस तरीके की हैवी यानी कि बड़े बड़े ढेले बनाती है, प्लस ब्लैक कलर में आपको दिखेगी। ठीक है, ब्लैक कलर में या फिर डार्क ग्रीन टाइप का कलर होगा उसमें आपको शो करेगी, और जगह जगह पर इसका जो नेचर है वो भी सॉल्टी सा आपको मिलेगा। नदर्न पार्ट जो भाई हमारा बिहार का है, यहाँ पर ये सॉइल आपको बहुत देखने को मिलेगी। ठीक है, जो सदर्न पार्ट है उत्तरांचल का, उत्तराखंड का ये वाला पार्ट, यानी कि जो तराई वाला इलाका है वहां पर मिलेगी। वेस्ट बंगाल की जो वाटर फ्रंट एरियाज हैं, रिवर वैलीज हैं, वहां आपको देखने को मिलेगी। प्लस उड़ीसा और तमिलनाडु में भी जो रिवर वैलीज हैं वहां पर ये सॉइल आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। डेल्टा वाले जो हमारे रीजन हैं, ठीक है, खासकर क्या डेल्टा जो रीजन में आपको बताया, ईस्ट कोस्टल वाले डेल्टास और ये सुंदरबंस वगैरह, यहाँ पर ये जो सॉइल होती है ना, ये सॉइल आपकी खासकर मैंग्रोव वगैरह में पाई जाती है। ठीक है, मैंग्रोव जो फॉरेस्ट वगैरह होते हैं वहां पाई जाती है। अब इसको हाँ, सुंदरबन डेल्टा में पाई जाती है। इसके बाद ये केरल में एक जगह है कोट्टायम और एलेप्पी, यहाँ पर भी पाई जाती है, और यहाँ पर इसको कहा जाता है कारी, कारी नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, बहुत सारी जगह पर ये काफी ज्यादा एल्कलाइन भी होती है, सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। अब क्योंकि इस मिट्टी पे अगर आप देखेंगे इस पे बार बार हाई टाइड्स आएंगे, यानी कि समुद्र का पानी बार बार आएगा, तो ये क्या हो जाती है, ये आपकी इनफर्टाइल होने लगती है, क्योंकि सॉल्ट का कंटेंट इसके अंदर भी बढ़ रहा है। नदर्न बिहार, सदर्न यूके, उत्तराखंड, कोस्टल एरियाज हो गए, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा, तमिलनाडु, यहाँ पर ये पाई जाती है। और रेनी सीजन में जनरली क्या होता है, ये पूरे का पूरा इलाका डूब जाता है, पानी के नीचे हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर राइस का कल्टीवेशन यानी कि पैडी का कल्टीवेशन किया जाता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल के डेल्टास में यहाँ पर जूट का कल्टीवेशन किया जाता है, प्लस राइस का कल्टीवेशन किया जाता है। अगर हम मालाबार कोस्ट की बात कर रहे हैं तो मालाबार कोस्ट में इसमें स्पाइसेस यानी कि मसाले, रबर,
रबर हो गया, रबर प्लांटेशन हो गया, और बड़े बड़े साइज के जो आपके चावल होते हैं, बिग साइज राइस, वो भी यहाँ पर उगाए जाते हैं। अब उसके बाद में इंडिया की कैटेगरी में सबसे लास्ट आ रही है भाई हमारी फॉरेस्ट माउंटेन सॉइल। ठीक है, जिसको फॉरेस्ट सॉइल भी बोलते हैं, माउंटेन सॉइल भी बोलते हैं। ये कितना एरिया कवर करती है? ये करती है 18.2 मिलियन हेक्टेयर एरिया कवर करती है, यानी कि टोटल रिपोर्टिंग एरिया का 5.5% हमारा माउंटेन सॉइल कवर करती है। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगी? ये आपको रिवर की वैली, सॉरी माउंटेन की वैलीज में मिलेगी। ठीक है, जो हिल स्लोप्स होते हैं हमारे हिमाचल, सॉरी हिमालय के, वहां पर मिलेगी। जनरली आपको 200 से लेके 300 मीटर की एल्टीट्यूड। फॉरेस्ट सॉइल ऐसी जगह पर आपको ज्यादा मिलेगी जहां पर रेनफॉल काफी ज्यादा होती है। ठीक है, ये सॉइल इमेच्योर होती है। अब इमेच्योर क्यों होती है, मैच्योर क्यों नहीं होती? क्योंकि ये सॉइल टिकती नहीं है। अब कोई भी सॉइल अगर आपकी इस तरीके के स्लोप्स पे मिलेगी, तो भाई जब बारिश होगी तो सॉइल नीचे बह के वैली में चली जाएगी, है ना। तो मतलब यहाँ पर जो उनकी प्रोफाइल होती है कुछ ऐसी होती है, यानी कि टिकती नहीं है, लैंडस्लाइड्स वगैरह होते रहते हैं। ठीक है, सॉइल का सब्सिस्टेंस वगैरह होता है, तो इसकी वजह से ये सॉइल टिकती नहीं है, तो इसलिए ये सॉइल इमेच्योर कहलाती है। और स्ट्रक्चर और टेक्सचर में अगर देखें तो इनका स्ट्रक्चर आपका सिल्ट भी होता है। ठीक है, सिल्ट और लोमी भी होता है इनका स्ट्रक्चर, और इसके साथ साथ प्रॉपर लोमी भी होता है, यानी कि सिल्टी लोमी जैसा भी होगा और लोमी जैसा भी होगा। कलर इनका जो है वो आपको देखने को मिलेगा डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन इनका कलर होता है। ठीक है, अब किसी भी माउंटेन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये वैली जो साइड्स है ना, वैली साइड्स, यानी कि ये नीचे, यहाँ नीचे क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपकी सॉइल है ना, ये लोमी होगी, यहाँ पर ये लोमी होगी, सिल्टी लोमी होगी। जबकि जो हायर इंक्लाइन है, यानी कि यहाँ वाले जो इलाके हैं, यहाँ पर ये ग्रेन होगी, यानी कि ग्रेनी होगी, दानेदार फॉर्म में होगी, बजरी टाइप के फॉर्म में होगी। ठीक है, और जो लोअर वैलीज में होती है, ऑफकोर्स सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है ना, बारिश होगी तो अच्छी मिट्टी नीचे की तरफ आएगी, तो ये ज्यादा फर्टाइल होती है। हर केस में यही हो रहा है, नीचे की जो सॉइल है वो ज्यादा फर्टाइल हो रही है। इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले को हम बोलते हैं लोमी पोर्टसॉल्स, और दूसरे को हम बोलते हैं क्या? हाई एल्टीट्यूड सॉइल, हाई एल्टीट्यूड सॉइल। ठीक है, अब ये जो स्नो आइसोलेटेड एरियाज होते हैं हमारे हिमालयाज के, वहां पर इनमें लगातार क्या होता है? डेन्यूडेशन होता है, यानी कि ये मिट्टी धीरे 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 करके अपनी जगह से हटती जाती है, एसिडिक हो जाती है बारिश की वजह से, स्नोफॉल की वजह से, और इसके अंदर हमस का जो कंटेंट होता है वो काफी कम पाया जाता है, यानी कि ऑर्गेनिक कंटेंट इसके अंदर नहीं पाया जाता। टोटल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 4 मिलियन हेक्टेयर हमारी ऐसी जमीन है जो स्नो एंड ग्लेशियर्स के नीचे पाई जाती है। ठीक है, इन एरियाज में भी ये सॉइल जनरली आपकी इमेच्योर होती है, और लेकिन सॉइल इरोजन इतना ज्यादा नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी इमेच्योर होती है, उनकी प्रोफाइल जनरली ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। इसी में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर आता है, वो आती है भाई हमारी करेवा। करेवा के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना। करेवा क्या है? करेवा आपके फ्लैट टॉप्ड माउंट, ये आपके जनरली कश्मीर वैली में पाए जाते हैं, पीर पंजाल रेंज के स्लोप्स पे। तो फ्लैट टॉप माउंट्स होते हैं ये। ठीक है, कैसे होते हैं? ये लेकस्ट्राइन डिपॉजिट्स होते हैं। लेकस सॉरी लेकस्ट्राइन, लेकस्ट्राइन डिपॉजिट्स का मतलब है कभी सदियों पहले यहाँ पर आपके तालाब हुआ करते थे, लेक इन्वायरमेंट हुआ करता था, उन्हीं लेक इन्वायरमेंट की वजह से ये आपकी बन गई। कश्मीर वैली के आसपास भाई ये जनरेट होती है, चारों तरफ कश्मीर वैली है, और ये आपकी कैसे होती है? इनके अंदर फाइन सिल्ट का कंपोनेंट होता है, सिल्ट होता है, क्लेई भी होती है ये, ठीक है, सैंडी भी होती है, इसके साथ साथ इनको छोटे छोटे पत्थर टाइप के भी मिलेंगे आपको इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके सदियों लाखों करोड़ों साल पहले जो मैमल्स वगैरह हुआ करते थे, उनके जो फॉसिल्स वगैरह हैं, मतलब कि ये एरिया पहले कभी समुद्र के नीचे हुआ करता था, तो उनके फॉसिल्स जो हैं ये सब आपको यहाँ पर मिलते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था, ये जाफरान के कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जाफरान क्या है? सैफरॉन, यानी कि केसर। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे लोमी पोर्टसॉल्स की। लोमी पोर्टसॉल्स कहाँ मिलती है? लोमी पोर्टसॉल्स आपको हिमालय के मिड लैटिट्यूड वाले एरियाज में मिलती है, यानी कि मिड हाइट वाले एरियाज में मिलती है, ज्यादा हाइट वाले नहीं, जहां पर आपको देवदार के पेड़ मिलेंगे। ठीक है, जहां पर आपको पाइन के पेड़ मिलेंगे, यहाँ पर आपको ब्लू पाइन के पेड़ मिलेंगे, है ना। असम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ इन इलाकों में ये सॉइल मिलेगी। ये सॉइल क्या होती है भाई? ये सॉइल एसिडिक होती है। ठीक है,
लो हमस कंटेंट होता है इसके अंदर में, इतना ज़्यादा भी नहीं होता, लो हमस कंटेंट होता है। लेकिन जो लोअर वैलीज में जो सॉइल होती है वो आपकी काफ़ी रिच होती है, काफ़ी फर्टाइल होती है। ऑर्गेनिक कंटेंट इनके अंदर होता है इनएडिक्वेट, क्योंकि वो बह जाता है इसीलिए कम होता है। पोटैश पोटैश भी कम होता है, फॉस्फोरस भी कम है, लाइन भी कम है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पर स्टेप फार्मिंग की जाती है। मैंने आपको एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में पढ़ाया था। स्टेप फार्मिंग की जाती है ताकि क्रॉप्स को फेवरेबल एयर और प्रॉपर पानी की निकासी, वाटर ड्रेनेज प्रोवाइड किया जा सके। काफ़ी ज़्यादा सॉइल इरोजन यहाँ पर होता है। हिमालयाज के जो फॉरेस्ट एरियाज हैं, ठीक है, हिमालय हो गए, हिमालयाज के फॉरेस्ट एरियाज हो गए, सह्याद्री के जो फॉरेस्ट एरियाज हो गए, ईस्टर्न घाट के जो फॉरेस्ट एरियाज हो गए, प्लस तराई के जो आपके फॉरेस्ट एरियाज हो गए, वहां पर ये सॉइल काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है। रबर, बैम्बू प्लांटेशन होता है, टी, कॉफी और फ्रूट्स की फार्मिंग काफी ज्यादा की जाती है, और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी इन सॉइल्स पे किया जाता है। फिर इसका सेकंड टाइप आ जाता है, दैट इज हाई एल्टीट्यूड सॉइल। हाई एल्टीट्यूड सॉइल आपको स्नो बाउंडेड एरियाज में मिलेगी। जनरली यहाँ पर बर्फ गिरी रहती है, ऐसे एरियाज में आपको ये सॉइल मिलेगी। यहाँ पर बहुत ज्यादा डेन्यूडेशन होता है। डेन्यूडेशन का मतलब बहुत ज्यादा इरोजन एंड वेदरिंग होती है इस मिट्टी की, अपनी जगह से हट जाती है, ये लैंडस्लाइड, सबसिस्टेंस वगैरह सब कुछ होता है। सॉइल की जो नीचे का सरफेस होता है जिसको हम सब सॉइल कहते हैं, वो आपका जनरली जमा हुआ रहता है। सब सॉइल का जो सरफेस रहता है जमा हुआ रहता है, खासकर कुछ डेवलप्ड नहीं होता है। ऑर्गेनिक कंटेंट आपको बहुत कम यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ऐसा हमारा पूरा का पूरा क्या रहता है, ये सरफेस रहता है। अब हमने सारा बेसिक तो कवर कर लिया, ठीक है, कि भाई किस तरह की सॉइल्स होती हैं, क्लासिफिकेशंस वगैरह क्या होता है। अब हम एक और फर्दर क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं सॉइल टैक्सोनॉमी। तो ये जो साइंटिफिक प्रोसेस होता है, साइंटिफिक प्रोसेस होता है भाई, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसके द्वारा हम सॉइल का फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। अभी तक हमने अलग अलग टाइप्स देखे थे, अलग अलग चीजें देखी थी, लेकिन ये आपका सिर्फ सॉइल की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे होता है। अब ये किसके द्वारा किया गया है भाई, ये किया गया है नेशनल कोऑपरेटिव सॉइल सर्वे, सॉइल सर्वे ऑफ यूएस। इन लोगों ने किया है भाई। ठीक है, ये किस चीज के लिए किया गया भाई, ये सॉइल की मैपिंग करने के लिए कि भाई किस जगह पर किस तरह की सॉइल अवेलेबल है, उसके लिए ये पूरा सॉइल टैक्सोनॉमी का प्रोसेस किया गया। अब इसमें आपकी होती हैं कैटेगरीज। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, या फिर उनको हम बोलते हैं लेवल। इन लेवल्स के अंदर भाई ऑर्डर्स होते हैं, सब ऑर्डर होते हैं, ग्रेड ग्रुप होते हैं, कुछ सब ग्रुप होते हैं, फैमिली होती है, एंड सीरीज। इस हिसाब से हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग हिसाब से डिटरमाइन करते हैं। लेकिन हमें सारे नहीं पढ़ने, हमें पढ़ना है सिर्फ ऑर्डर। ऑर्डर में आपके तकरीबन 10 से लेके 13 या 14 के करीब क्लासेस होती हैं सॉइल्स। उनकी हमें बेसिक डेफिनेशंस देखनी होती है। ठीक है, तो हम उनकी बेसिक डेफिनेशन को देखते हैं। अब ये अगर आप फिगर आप देखोगे तो आप इसमें देखोगे भाई, यहाँ से हमने डेवलपमेंट से स्टार्ट किया है। मतलब कि यहाँ से अगर आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ पर जो सॉइल आपको मिलेगी वो लेस डेवलप्ड मिलेगी, और यहाँ पर अगर आप जाओगे तो हाईली डेवलप्ड, यानी कि सॉइल काफी मैच्योर होती है। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में हमें देखना है। तो सबसे पहले हमारी क्या आ जाती है भाई, सबसे पहले हमारी आ जाती है एंटी सॉइल। एंटी सॉइल यानी कि सबसे रिसेंट सॉइल। यहाँ पर क्या होता है भाई, किसी तरह का होराइजन का डेवलपमेंट नहीं होता, नो होराइजन डेवलपमेंट, ये होती है एंटी सॉइल्स। हर बार तकरीबन इससे एक ना एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ जाता है भाई, तो अच्छे से देख के चलना है इसको। एंटी सॉइल्स का मतलब कोई होराइजन डेवलपमेंट नहीं, और ऊपर से ये होती है टॉप मोस्ट सरफेस वाली, टॉप मोस्ट सरफेस। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं भाई हमारे हिस्टोसोल्स। हिस्टोसोल्स जो है भाई, ये ऑर्गेनिक डीप ऑर्गेनिक मैटर की बनी हुई होती है वेट कंडीशंस की, यानी कि ये ऑर्गेनिक जो मैटर होता है उसकी बनी हुई होती है, और इसका नाम होता है हिस्टोसोल्स। ठीक है, हिस्टोसोल्स के बाद में दूसरी आती है एंडी सॉइल्स। एंडी सॉइल्स जनरली आपकी बनी होती है वॉल्केनिक मटेरियल की, जो हमारे वॉल्केनिक लावा वगैरह होता है, उसकी जो रॉक्स बन जाती है, उनकी वेदरिंग से जो आपकी सॉइल बनती है वो होती है एंडी सॉइल्स।
एंटी सॉल्ट के बाद में नेक्स्ट सॉल आती है, इसको हम बोलते हैं जेली सॉइल। ठीक है, जेली सॉल्ट बोल लेते हैं। जेली सॉइल्स आपकी परमानेंटली फ्रोजन सॉइल्स होती है, यानी कि परमाफ्रॉस्ट कैटेगरी में आती है। ये आपके आइस वाले इलाकों में ज्यादा होती है, जहाँ पर स्नो वगैरह रहता है ना। तो वहाँ क्या रहता है, ये इसका जो सब सॉइल का स्ट्रक्चर रहता है पूरा फ्रोजन रहता है, कुछ खास डेवलपमेंट नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट आती है इंसेप्टिसोल्स। तो इंसेप्टिसोल्स में आपका ज्यादा होराइजन का डेवलपमेंट नहीं होता, लेकिन हम इसको ये भी कह सकते हैं कि बिगिनिंग ऑफ द होराइजन डेवलपमेंट, यानी कि होराइजन का जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होने लगा है। फिर उसके बाद आती है एरिडिसोल्स। तो भाई एरिडिसोल्स नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये ड्राई डेजर्ट कंडीशंस में पाई जाती है, एरिड क्लाइमेट्स में पाई जाती है। इसमें आपको सॉल्ट का मिक्सचर्स मिलेंगे, ठीक है, जिप्सम और कार्बोनेट के मिक्सचर्स मिलेंगे। तो ये होती है भाई हमारी एरिडिसोल। और एरिडिसोल के बाद दूसरी आती है वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स जो होती है भाई, ये स्वेलिंग क्ले की होती है, ड्राई सीजन में ये थोड़ी सिकुड़ जाती है। ठीक है, मतलब कि क्ले टाइप की सॉइल्स होती हैं, काफी गीली होने पर काफी फूल जाती है। ये होती है भाई हमारी वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स के बाद आ जाती है भाई हमारी एल्फीसोल्स। एल्फीसोल्स आपको जनरली मॉइस्ट वाली होती है, यानी कि ये आपको डेसिडियस फॉरेस्ट में मिलती है। ठीक है, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, वहां ज्यादा मिलेगी। फिर आती है भाई हमारी मॉलिसोल्स। तो भाई मॉलिसोल्स आपकी सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट डार्क सेमी एरिड से लेके मॉइस्ट इलाकों में मिलती है, जनरली जो चारागाह होते हैं, ग्रासलैंड्स वगैरह होते हैं, वहां मिलती है। और इसके अंदर आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम के डिपॉजिट्स भी मिलते हैं। फिर इसके बाद आती है अल्टीसोल्स। तो भाई अल्टीसोल्स आपकी एक्सटेसिवली वेदर्ड सॉइल होती है, यानी कि एसिडिक होती है। भाई क्यों एसिडिक होती है, क्योंकि यहाँ पर लीचिंग बहुत ज्यादा होती है, प्लस इसकी वेदरिंग बहुत ज्यादा होती है, क्लेई टाइप की होती है, और सिलिकेट्स और ऑक्साइड्स पाए जाते हैं इसके अंदर में, लेकिन प्रोन टू वेदरिंग एंड इरोजन। फिर उसके बाद में आती है भाई स्पोडोसोल्स। स्पोडोसोल्स भी आपकी एसिडिक होती है, यस में भी लीचिंग वगैरह काफी ज्यादा होती है। ये आपकी पाई जाती है जनरली कॉनिफेरस फॉरेस्ट में। कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो आपके अपर रीचेस में होते हैं, एल्टीट्यूड्स वगैरह में, वहां पर आपको स्पोडोसोल्स मिलेगी। और फिर उसके बाद में भाई सबसे लास्ट में आ जाती है हमारी ऑक्सीसोल। ऑक्सीसोल आपकी ट्रॉपिकल सॉइल है, यानी कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में पाई जाती है, विद इन द ट्रॉपिक, विद इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर आ गया, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बीच में जो पाई जाती है दैट इज ऑक्सीसोल। ठीक है, एंड एक्सट्रीमली वेदर्ड होती है भाई, यहाँ भी मतलब काफी ज्यादा वेदरिंग की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये फिर भी हाईली डेवलप्ड होती है। सो दीज आर द डिफरेंट सॉइल टेक्सोनॉमी के हिसाब से अलग अलग सॉइल से मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं, और आपसे कई बार इनकी डेफिनेशन से पूछ ली जाती है। अब लास्ट के एक दो पॉइंट्स आते हैं, लाइक इंडियन सॉइल की प्रॉब्लम क्या है व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है। तो देखो, ये जो हमारी फोर्सेस ऑफ नेचर होती है ना, ये क्या करती है भाई, किसी भी एरिया का सॉइल कवर को डिस्ट्रॉय कर देती है। फोर्सेस ऑफ नेचर में क्या आती है भाई, फोर्सेस ऑफ नेचर में हमारी आ जाता है फ्लड, विंड, ग्लेशियर का मूवमेंट, और अलग अलग चीजें। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस ऑफ सॉइल डिस्ट्रक्शन होता है, सॉइल डिस्ट्रक्शन होता है, ये नेचुरल फोर्सेस की वजह से होता है। लेकिन सॉइल जो है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय की जा रही है, जैसे डिफॉरेस्टेशन। अब आप किसी जगह से पेड़ काट दोगे, तो सॉइल के अंदर पेड़ ही नहीं रहेंगे ऊपर, तो भाई वो जड़ें नहीं जमा पाएंगे, जब जड़ें नहीं जमा पाएंगे तो मिट्टी को होल्ड कैसे करेंगे। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इजिली बह जाती है, ठीक है, ढीली हो जाती है। इसके साथ साथ ओवर ग्रेजिंग, यानी कि आप किसी भी जगह पर जरूरत से ज्यादा जानवरों को चराओगे, तो उस एरिया का जो वेजिटेशन कवर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो भाई ये भी सॉइल इरोजन का कारण है। इसके साथ साथ अनसाइंटिफिक यूज ऑफ, साइंटिफिक यूज ऑफ किसका, एग्रीकल्चर लैंड, मतलब जो खेती की हमारी जमीन है उनका भी हम तरीके से अगर साइंटिफिक यूज नहीं करेंगे, तो वहां पर भी सॉइल का इरोजन का आपको इश्यूज देखने को मिलेंगे। तो मेन प्रॉब्लम है इंडियन सॉइल की, मेन प्रॉब्लम्स क्या आ जाती हैं, सॉइल इरोजन आ गया, मिट्टी का बह जाना, ठीक है, फर्टिलिटी जो है वही वो कम होना, ये भी भाई बहुत मेजर इशू है। उसके साथ साथ सैलिनिटी बढ़ना, सैलिनिटी और बढ़ना, और उसके बाद आ जाता है वाटर लॉगिंग, यानी कि पानी की प्रॉपर निकासी नहीं होती, पानी वहां पर जम जाता है। और डेजर्टिफिकेशन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो जमीन है वो क्या हो रही है, वो डेजर्ट जैसी बनती जा रही है। तो सबसे पहले अगर हम सॉइल इरोजन को देखें, सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि टॉप सॉइल का हटना, जो सरफेस की सबसे ऊपर की टॉप सॉइल होती है उसका हट जाना। ठीक है, तो जब ये टॉप सॉइल हट जाती है तब इसको कहा जाता है शीट इरोजन। इस तरीके का प्रोसेस होता है। जनरली ये पानी की वजह से होता है, पानी आता है और ऊपर की सारी लेयर्स को हटा देता है।
ठीक है। और जब थोड़ा और ज्यादा पानी आता है और ऐसी छोटी छोटी गली टाइप की बन जाती है आपकी, है ना, तो इनको क्या कहा जाता है? तब इसको कहा जाता है गली इरोजन। अब मान लीजिए यहाँ पर ऐसे एरियाज है जहां पर बारिश बहुत तेज हो जाती है, ठीक है, तो क्या करता है, वाटर ही आपका मेन एजेंट हो जाता है सॉइल इरोजन का, विंड इतना ज्यादा वर्क नहीं करती। जबकि एरिड और जो सेमी एरिड एरियाज हैं, जो कच्छ का इलाका हो गया, जो राजस्थान का इलाका हो गया, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर विंड जो होती है ना, वो सॉइल इरोजन करती है। ठीक है। तो मेन एजेंट्स कौन से हो जाते हैं? वही वाटर हो जाता है, विंड हो जाता है, सी वेव्स होती हैं, समुद्र की लहरें भी वही मिट्टी को हटा देती हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन वगैरह, ये सब आपके कुछ इश्यूज होते हैं। इनमें से वाटर सबसे इंपॉर्टेंट एजेंट है इरोजन का। ठीक है, वाटर को हम अलग अलग कैटेगरीज में देखा जाए तो देखो, ये आपका होता है शीट इरोजन, यानी कि ये सरफेस इरोजन होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भाई हमारा सरफेस का जो मिट्टी है उसको हटा दिया गया। यूनिफॉर्म रिमूवल होता है सॉइल का सरफेस से, सब तब से क्या होता है, एक जैसा होता है। उसके बाद ये आपका गली इरोजन की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये गली इरोजन की स्टार्टिंग होती है, यानी कि इसको हम रिल इरोजन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर इरोजन होता है तो ऐसे फिंगर्स लाइक लूप्स बन जाते हैं, ज्यादा गहरे नहीं होते लेकिन फिर भी ये बन जाते हैं। ठीक है। लेकिन जो सबसे इंटेंसिव होता है वो होता है आपका प्रॉपर गली इरोजन। ये है भाई चंबल के रिवाइंस। ये मैंने 2-3 महीने पहले जब ट्रेन से मैं ग्वालियर जा रहा था तब मैंने फोटो खींचा था। ठीक है। एंड सो दिस आर द रिवाइंस। मैं कोई भी चीज़ देखता हूँ ना तो मुझे लगता है कि भाई मैं इसको अपने चैप्टर में कैसे इंक्लूड करूँ। अभी मैं नेशनल म्यूजियम गया था तो वहाँ पर मैंने हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के पिक्चर्स खींचे हैं। तो जब हिस्ट्री के फर्दर लेक्चर्स आएंगे ना तो मैं उनको उसमें इंक्लूड करूँ। तो एक गली इरोजन होता है भाई, यहाँ पर रिल्स जो होती है ना, ये कभी आपकी ऐसे बड़ी हो जाती है। ठीक है, इनलार्ज हो जाती हैं और ये आपकी बेडलैंड टोपोग्राफी बना देती है, जिसको हम बोलते हैं बीहड़, चंबल की बीहड़, है ना। और ये अनसुटेबल रहता है कल्टीवेशन के लिए। तो गली इरोजन का एग्जाम्पल चंबल वैली है मध्य प्रदेश की, राजस्थान, यूपी, यहाँ पर भी जो एग्जाम्पल्स आपको गली इरोजन के मिल जाए। अब इसके साथ साथ गली इरोजन आपको और भी कुछ जगहों पर ज्यादा प्रोमिनेंट है, दैट इज शिवालिक। शिवालिक के जो हिल्स हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के, जम्मू के, जो लोअर हिमालयाज आपके आ जाते हैं, उत्तराखंड, यूपी के, यहाँ पर भी भाई आपको गली इरोजन देखने को मिलता है। आपको सदर्न स्लोप्स जो हैं हिमालयाज के, वहां पर भी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, यहाँ पर भी आपको गली इरोजन देखने को मिल जाता है। फर्दर मैंने आपको बताया था कि वो एरिड और सेमी एरिड एरियाज है, राजस्थान के, हरियाणा के, पंजाब के, वेस्टर्न एमपी के, उत्तर प्रदेश के, गुजरात के। यहाँ पर आपका क्या होता है भाई, यहाँ पर विंड इरोजन होता है। और विंड इसके साथ साथ कोस्टल जो प्लेन्स हैं, हमारे जो तटीय इलाके हैं, यहाँ पर भी क्या करती है, यहाँ पर भी काफी ज्यादा मिट्टी को इरोड करती है। ठीक है। बहुत सारा फर्टाइल लैंड है हमारा, यूपी का, गुजरात का, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न एमपी वगैरह का, यहाँ पर आपका सॉइल इरोजन की वजह से काफी अफेक्टेड होता है। अब अगर हम टाइडल वाटर्स की बात करें तो भाई जो ज्वार भाटे आपके आते रहते हैं, इनकी वजह से अरेबियन सी प्लस बे ऑफ बंगाल, यहाँ के जो इलाके हैं, यहाँ की सॉइल को भी काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है। ठीक है। केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गुजरात के जो भी तटीय इलाके हैं, यहाँ पर सी वेव इरोजन जनरली देखने को मिलता है। समुद्र की लहरें आती हैं आगे तक और मिट्टी को फिर अपने साथ वापस ले जाती। फिर नेक्स्ट आता है डिक्लाइनिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो भाई क्योंकि सेंचुरीज से हम सॉइल्स को यूज करते आ रहे हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग भी कर रहे हैं बट विदाउट फेलोइंग, यानी कि हम जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको फेलो नहीं कर रहे हैं, उसको हम खाली नहीं छोड़ रहे हैं, है ना। तो क्या होता है कि जो नेचुरल फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो कम होती जाती है, नेचुरल फर्टिलिटी सॉइल की डिक्लाइन कर रही है, क्योंकि हम उसको खाली नहीं छोड़ रहे हैं, हम बराबर उसे यूज लेते जा रहे हैं। तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के जो किसान हैं वो क्या कह रहे हैं, वो ये कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारी जो जमीन है उसकी फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है। क्यों? क्योंकि हर साल ये लोग ज्यादा से ज्यादा इनपुट यूज कर रहे हैं, ताकि इनका जो ईल्ड है, जो प्रोडक्शन है, क्या बोलते हैं, क्रॉप्स का, वो ज्यादा से ज्यादा मिले। ठीक है। तो इसकी वजह से धीरे धीरे लैंड की फर्टिलिटी कम होती जा रही है। प्लस एक और चीज है, दैट इज अनसाइंटिफिक रोटेशन। ठीक है, अनसाइंटिफिक रोटेशन हो रहा है भाई क्रॉप्स का, यानी कि एक प्रॉपर तरीका नहीं है। आपको इसके बाद ये वाली क्रॉप उगानी चाहिए, उसके बाद ये वाली, इसके बाद ये वाली, तो एक साइंटिफिक तरीका होता है। तो उससे क्या होता है ना कि सॉइल की फर्टिलिटी वापस आ जाती है। लेकिन सेवरल डिकेड से चलता आ रहा है कि भाई सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जा रही है, और हमने ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया में अभी तक कोई ऐसे साइंटिफिक रोटेशन क्रॉप्स के स्टार्ट नहीं किए। सरकार की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसीज ज्यादा नहीं देखने को मिल रही।
ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। ठीक है, तो अगर हम लेग्यूमिनस क्रॉप स्टार्ट करते हैं, हम दालें वगैरह जो है वो प्रॉपर रोटेशन में अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है, यानी कि हमने मान लीजिए चावल उगाया, गेहूं उगाया, तो वो काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। उसके बाद में अगर हम लेग्यूमिनस क्रॉप्स कर रहे हैं, मोटा अनाज कर रहे हैं, फिर दूसरी चीजें कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है, उन एरियाज में आपकी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। सबसे लास्ट पॉइंट आता है वाटर लॉगिंग का। तो कोई भी एरिया वाटर लॉग्ड तब कहा जाता है कि जब वाटर टेबल जो है वो सॉइल के ऊपर उठ गई है, यानी कि अगर ये हमारा सरफेस है ना, ये सरफेस है भाई, यहाँ पर हमारे प्लांट्स वगैरह लगे रहते हैं, और पानी जो है भाई यहाँ तक पहुंच चुका है, यहाँ तक पूरे में पानी भर चुका है। ठीक है, सॉइल के जो पोर्स होते हैं, अंदर के जो रूट जोन होती है भाई प्लांट्स वगैरह की, वो सैचुरेटेड हो चुकी है। अब क्या है भाई, आप और पानी डालेंगे तो अंदर पानी नहीं जाएगा। क्यों? अंदर क्योंकि पानी पूरी तरीके से भर रखा है, नॉर्मल सर्कुलेशन एयर का अंदर नहीं हो रहा है, डिक्लाइन इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन, इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ बढ़ती जा रही है। इस कंडीशन में आपकी ऐसी फ्लडिंग वाली सिचुएशन या फिर वाटर लॉगिंग कंडीशंस बन जाती है। मेन कॉजेज क्या है वाटर लॉगिंग के? सीपेज ऑफ वाटर फ्रॉम कैनाल। आपकी जो कैनाल्स वगैरह होती हैं आसपास, मान लीजिए कोई नहरें वगैरह बनी हुई हैं, तो उनसे पानी धीरे धीरे बह जाता है ना, तो वो बह के खेतों में भर जाता है, तो सीपेज हो गया। दूसरा, फॉर्म वाटर मैनेजमेंट जो आपका है, खेतों में जो आपके ट्यूबवेल्स वगैरह लगे हुए हैं, है ना, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, या फिर क्या हो रहा है, उनमें कुछ ना कुछ खराबी है, तो फॉल्टी फॉर्म मैनेजमेंट, आपने प्रॉपर उसका मैनेजमेंट नहीं किया, इसकी वजह से भी होता है। और जैसे हमारे गांव में क्या होता था, एक खेत से मतलब कोई पानी का सोर्स है, ट्यूबवेल होता है, ऐसे लंबे 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 एरिया तक ना बड़ी बड़ी पाइप डाले जाते थे, लेजम जिन्हें हिंदी में कहते हैं, या फिर इंग्लिश में कहते होंगे, कॉमन टर्म लेजम यूज करते हैं। तो जो गांव के उत्पाती तत्व होते हैं ना, वो ऐसी लेजम्स को काट देते हैं, ब्लेड से, कुल्हाड़ी से, कीलों से उसमें छेद कर देंगे, तो फिर क्या होगा, उसका पानी जगह जगह बह जाएगा, या फिर सिंपल कांटे ही लग जाते हैं उसमें, तो उसकी वजह से वो लेजम्स होती है पंचर हो जाती है, तो उससे पानी निकल जाता है और आसपास फैल जाता है। तो ये आपका फॉल्टी फॉर्म मैनेजमेंट में आ गया। फिर आता है लैक ऑफ ड्रेनेज, यानी कि अगर ज्यादा पानी भर गया है, तो उसकी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होती, है ना, तो ये भी आ गया भाई हमारा। और इंटरसेप्शन ऑफ नेचुरल ड्रेनेज, यानी कि जो बारिश का पानी आ रहा है वो भी भर जाता है, तो वो भी एक रीजन आ जाता है। और फिर उसके बाद इनडिस्क्रिमिनेट कल्टीवेशन भी होता है भाई हमारा, है ना, अगर आपके जो प्रॉपर ड्रेनेज चैनल है, जहाँ पर नदी वगैरह बहती है, वहां पर हम लगातार खेती करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो जो मानसून आता है तो उस टाइम पे वहाँ पानी भर जाता है। ठीक है, और इन्यूटेशन ऑफ मरीन डेल्टा साइकिल्स, यानी कि जो आपके मरीन इलाके हैं वहां पर भी आप क्या कर रहे हैं, जो डेल्टा वाले इलाके हैं वहां पर भी आप खेती कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो वहां पर भी पानी आएगा ही आएगा। ठीक है, और कोस्टल एरियाज में तो जो इन्यूटेशंस होते हैं वो तो फिर होते ही हैं, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स या बाकी सब चीजों की वजह से। जो हमारा बहुत बड़ा लैंड है, लाइक जो इंदिरा गांधी कैनाल है, ठीक है, राजस्थान में, इंदिरा गांधी कैनाल राजस्थान में है, इसकी जो विसिनिटी में एरिया आता है, ठीक है, जैसे कि पंजाब का हो गया, हरियाणा का हो गया, यूपी का हो गया, ये सारे इलाके हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग की कंडीशंस हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपके प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम्स बनाए जानी चाहिए। जो कैनाल्स होती हैं इनके आसपास ऐसे इस तरीके के एम्बैंकमेंट्स बनाने चाहिए। एम्बैंकमेंट्स मतलब तटबंध होते हैं, काफी ज्यादा लाइनिंग करनी चाहिए सीमेंट वगैरह की, या फिर जो भी है जिनसे पानी आराम से ना निकल सके। ठीक है, तो जितना भी हमारा वाटर लॉक्ड एरिया है उसको हम धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, उसको हम तरीके से धीरे धीरे आप क्रॉप वाले एरिया में ला सकते हैं, उसको हम कल्टीवेशन वाले एरियाज में वापस रिक्लेम कर सकते हैं। तो हमारी जितनी भी जमीन जो लॉस्ट हो रही है इस पूरे प्रोसेस में, ये हमें दोबारा वापस मिल सकती है, और हम यहाँ पर क्रॉप का पैदावार बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पर हमारा जो पूरा सॉइल्स ऑफ इंडिया है वो खत्म हो रहा है। कल आप लोगों को इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, 2017 से लेके 2023 तक। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीडीएस की और सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये लेक्चर्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा मैं हर लेक्चर में बता देता हूँ कि इस लेक्चर में हमने बहुत हाई इन डेप्थ स्टडी नहीं की है, जो कि सिविल सर्विसेज के लिए चाहिए होती है ना, वो हमने नहीं की, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ हमने एसएससी या फिर एफकेट के लेवल की सरफेस लेवल की स्टडी भी नहीं की है, क्योंकि वो भी हमारी डिमांड नहीं है। हमें एनडीए, सीडीएस और सीएपीएफ के लिए जितनी अप्रोप्रिएट स्टडी चाहिए ज्योग्राफी में, जितना ज़्यादा कंसाइज हमें वो चाहिए, कंटेंट चाहिए, उतना हमने कवर किया है, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से आएंगे।
इसके अलावा क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपके जनरली। एनसीईआरटीज का मैंने यूज किया है, माजिद हुसैन का मैंने यूज किया है, ये कुछ सोर्सेज है, मल्टीपल सोर्सेज, उनको मैंने लिया है, और इनसे बाहर जनरली क्वेश्चंस आपके नहीं पूछे जाते, जैसा कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देख ही लेते। ठीक है, तो आई होप कि ये लेक्चर्स आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे होंगे। हिस्ट्री का भी पूरे कंपोनेंट्स मैंने डाले हुए हैं। हिस्ट्री में हमने एशियंट प्लस मेडिवल प्लस मॉडर्न, इसके काफी इन डेप्थ जो एनडीए सीडीएस सीएपीएफ के लिए चाहिए होते हैं वो भी मैंने डाले हुए हैं, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैथ्स का भी कंटेंट काफी डाला हुआ है। एफकेट का एग्जाम आ रहा है, तो एफकेट का जो रीजनिंग की क्लासेस है वो भी हमने डाली हुई है, काफी सारा कंटेंट डाला हुआ है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो प्लीज डू लाइक, कमेंट भी करिए भाई, बताइए इन वीडियोस के बारे में, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब भी करिए भाई चैनल को, ताकि थोड़ा सब्सक्रिप्शन बढ़े। इसके साथ साथ में अलर्ट्स वगैरह के लिए भी आप सेटअप कर सकते हैं, डेली क्लासेस आती हैं। तो जब तक हमारा एग्जाम आएगा, दैट इज 2 मंथ्स अवे, तकरीबन एग्जाम को हमारे 70 डेज बचे हुए हैं, है ना। तो 70 दिन बचे हुए हैं, 70 दिन में आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। आप बस इस सीरीज को रेगुलरली फॉलो कीजिए, अच्छे से समझिए कि भाई मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। कोई भी डाउट आता है कमेंट पे पूछिए, टेलीग्राम पे पूछिए, आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज वगैरह हमने ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं, करंट अफेयर्स की शीट्स लगातार शेयर होती रहती है, सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और बाकी सारा कंटेंट आपको टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे मिलता रहता है। तो स्टे कनेक्टेड, और बाकी तो सब बढ़िया ही है भाई। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। जय हिंद टू यू।